अभी हम लोग जिस उम्र में हैं, अभी यात्रा का समय है, अभी बैठ के हिसाब करने का समय नहीं। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ या करता रहूँ, ये महत्वपूर्ण है। आप स्कूल में कैसे थे? जैसे आप लोग सब होते हैं। अरे हम लोग विवेकानंद थोड़ी हैं कि हम लोग का बचपन में किरण फूटता होगा माथा में। हम लोग साधारण जीवन जीने वाले लोग हैं। मैं इतना जानता हूँ कि यूपीएससी के जो विद्यार्थी तैयारी करने हिंदी मीडियम के जाते थे, वो कोचिंग वाले को अपना बाप समझ के जाते थे कि मेरा एक अभिभावक बैठा हुआ है। टीचर बाउंसर लेके चलता है, ऐसा लगता है जैसे वो गांजा का व्यापारी है। शिक्षक को बाउंसर की क्या जरूरत है? शिक्षा बन गया है व्यापार। बन गया। नहीं मानेंगे तो अपने को मारेंगे जूता। टीचर मनोरंजक बातें करता है, रील वायरल होता है। उसके बाद जब टीचर निकलता है तो लड़के उसको छूने के लिए दौड़ते हैं। फिर बाउंसर आता है, उसको अपने सुरक्षा कवच के तहत ले जाता है कार में। कुछ लड़के झलक देख लेते हैं नज़दीक से, उसका वीडियो लगाते हैं, आज मैंने सर को छुआ, वो भी जिंदा थे। आज के दिन में टीचर यूट्यूबर है, विद्यार्थी सब्सक्राइबर है। यूट्यूबर और सब्सक्राइबर मिलके रिजल्ट नहीं दे सकते हैं यूपीएससी का। हम सब्सक्राइबर का संख्या देख के टीचर की गुणवत्ता का अंदाजा लगाते हैं। मैंने मुखर्जी नगर में कई शिक्षकों को सिगरेट का छल्ला बनाते हुए देखा है, वो टहल रहे हैं कि मैं शराब पी के अगर जमीन में पड़ा हुआ हूँ, उसी कीचड़ में जिसमें वो पड़ा हुआ है, फिर भी मेरा प्रिविलेज है एक। अरे द्रोणाचार्य ही अगर विज्ञापन में आने लगा तो अर्जुन खाक बनावेगा। दिल टूटे तो बिस्तर पर ही, अरे झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। वैसे तो आप इन्हें सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फिर फेसबुक पे आप इन्हें लगातार देख रहे होंगे। ट्विटर पे आप इनके विचारों को आप देखते, पढ़ते, सुनते होंगे। हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं। आंदोलन कर बैठे, ऐसा आंदोलन जिससे एक बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा का पैटर्न ही बदलना पड़ गया। न सिर्फ इतना, बल्कि अपने यूपीएससी की तैयारी के दौरान के अनुभव को उन्होंने शब्दों में कुछ ऐसे पिरोया कि आज उनके भीतर एक कवि भी है, एक लेखक भी है। आज हमारे साथ हैं नीलोत्पल मृणाल जी। मैं आपसे सीधा सवाल ही पूछूंगा सर। युवाओं का देश है भारत। आप जैसे कुछ लोग किताब लिखते हैं या अपने कथनी को अपने कविता के द्वारा आप प्रस्तुत करते हैं, और उसके आगे ऐसा होता है कि आप सहमत से नहीं दिखाई देते, और आपकी जो असहमति होती है वो लोगों को पसंद आती। आपकी बातें लोगों को थोड़ा अलग कर देती है, रास्ता बदल देती है। एक लेखक, एक कवि के तौर पर मेरी कोशिश रहती है, या मेरी क्या, हर व्यक्ति की कोशिश रहती है, जो भी लिख रहा है, जो भी कला के क्षेत्र में है या पत्रकारिता के क्षेत्र में या लेखन के क्षेत्र में, उसकी ये कोशिश रहती है कि वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर नज़र रखे, उसका विश्लेषण करे, और फिर जहाँ सहमति है तो सहमति में हाथ उठाए, और जहाँ असहमति है हाथ उठा के मुट्ठियाँ बांध ले और बुलंद करे फिर आवाज़ को। तो वही हम लोग सब कर रहे हैं। मेरे जैसे कई लेखक, कई कवि कर रहे हैं। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ या करता रहूँ, ये महत्वपूर्ण है। कब समझ में आया कि मुझे लेखक बनना है या किताबें लिखनी है? क्षेत्र में कब जाना है? क्योंकि हम लोग बचपन से कुछ अलग सोच के रखते हैं। मैं जैसे जिस गांव से आता हूं, वहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर और ऐसे ही सपने होते हैं। आप भी बिहार में जन्मे हैं। हम तो देखिए, पता नहीं, ये बात तो है कि सपने होते हैं। पता नहीं हम लोग जिस लड़कपन से जीते आए, हम सपना उपना ये सब कुछ होता नहीं था। हम लोग तो बचपन में बस पार होता था, नाइट वाली गाड़ी जिसमें वीडियो चलता था, वीडियो कोच उसको हम लोग बोलते थे, तो उसका देखते थे भोकाल, तो ड्राइवर बनना चाहते थे। ठीक है, लगता था कि लाइन होटल में गाड़ी रोकता है तो इसका मलाई अलग से लाता है, तो होटल वाला के जिस होटल में रोक दे, कमीशन के तौर पे उसको तड़का रोटी मलाई खिलाते थे, तो वो बनना चाहे। क्रिकेट मैच देखने जाते तो लगता था क्रिकेटर बन जाना चाहिए। नेता को भाषण देखते देखे लगा नेता बनना चाहिए। कोई वस्तुनिष्ठता के साथ नहीं सोचता है। इतना बचपन को इतना डिजाइन करके नहीं बनाया जाता है कि उसमें कुछ फिट कर दो, कि इसको चिप डाल दो कि इसको यही बनाना है और इतना जीविका बनाना है। एक्चुअली वो आज का ये सब जो है ना, आल जाल, ये सब नौटंकी आज का है कि मेरा बच्चा बचपन में गाता है तो ये तानसेन बनेगा, एक दिन बिलाई पकड़ने दौड़ गया पीछे पीछे चिड़ियाघर खोलेगा, किसी दिन पता चला कि वो सिलेंडर पकड़ के किचन में खड़ा तो मम्मी बोली कि एजेंसी लेगा बड़ा, चल उज्ज्वला गैस का बड़ा होगी। ये सब आज का नौटंकी है जो आपको लोग बताते हैं कि बचपन से नरिश कीजिए जिस चीज़ में चाहना है। हम लोग का बचपन स्वच्छंदता, गाँव देहात का,
जो मन है वो करो। मन है तो बाउंड्री में घुस जाओ, किसी का आम चोरी करके ले आओ, उसी का अचार बनेगा। हमारे घर में तो खरीद के आम का अचार लाए सड़ जाए तो मम्मी कहती चुराइए के ले आओ, वही चलता है, नहीं तो सड़ जाता है खरीदा हुआ। स्वच्छंद बचपन था, हम लोग को कोई सपना नहीं पता है। इंटर किए, जो साधारण मैट्रिक किए, फिर इंटर किए, फिर ग्रेजुएशन किए, फिर पता चला कि भाई कलेक्टर बनना है और कोई काम ही नहीं है। हमारे यहाँ वानखेड़े स्टेडियम है नहीं पटना में मोइनुल हक स्टेडियम है। अभी रणजी ट्रॉफी मैच हुआ था, आधा बॉल कुकुर लेके आता था, आधा कुकुर लेके भाग जाता था जी। मतलब जब तक मैं थर्ड मैन पकड़ेगा, बॉल छूटा, कुकुर लेके भाग गया, घुस जाता था वहाँ। तो वहाँ पर आप क्या सोच सकते हैं कि आप वहाँ पर सचिन तेंदुलकर बनेंगे? आपके पास चिन्ना स्वामी स्टेडियम नहीं है जहाँ पर राहुल द्रविड़ बनने का सपना देखेंगे। आपके पास समंदर का किनारा नहीं है जहाँ पर आप अजीज भाई प्रेम जी या मुंबई का माया नगरी नहीं है जहाँ पर अमिताभ बच्चन बनने का सोचेंगे। तो अब सोचेंगे क्या? कलेक्टर को देखते हैं, इधर से गाड़ी पार होता है, हवा का रुख पलट देता है, लोग खड़ा हो जाते, बाबू प्रणाम, एसपी साहब आए, बाबू प्रणाम। यही बनना चाहते थे, कोई अद्भुत बात नहीं है। यही देखा तो यही बनना चाहे, चले आए पढ़ने, फिर दिल्ली, फिर नहीं बने। भौकाल पसंद आता है क्या? सबको आता है, भौकाल एक दुनिया है। Attract साधु करता का भी अपना भौकाल है कि देखो मैं किसी भौकाल से प्रभावित नहीं होता हूँ, मैं माया से मुक्त हूँ। उसको माया के मुक्ति का भौकाल है उसके पास। मैं अहंकार से मुक्त हूँ, आओ सारा माया हमको दे दो, जितना माल तुम्हारे पास है, मैं तुमको अपना तुम्हारा माया अपने पास रख के तुमको माया से मुक्त कर दूंगा। उसका अलग भौकाल है। तो सब भौकाल पर है। ये माल लेने वाली जो जमात है, ये बहुत बड़ी जमात है। आज कहीं भी आप जाएं, कहीं भी रुके, हर चीज़ का कुछ न कुछ माल लिया जाता है। ठगे गए हैं कभी? नहीं, ठगना आपको ठगे किस क्षेत्र में? हम लोग माया को ठगनी बोलते हैं, माया बड़ी ठगनी रे। तो यू जो जीवन है वही ठगी के बीच का क्या बोलते हैं, जो जीवन है वही ठगी के बाजार में आपके सरवाइव करने का पूरा प्रयास है। तो ठगना ठगाना ये सब चलता तो रहता ठगी है। के प्रकारों पे ही बात कर लेते हैं। शिक्षा, प्रेम, दोस्ती, आम जीवन, या ओवरऑल इंसान ठगा हुआ जब महसूस कर। अभी देखिए, अभी हम लोग जिस उम्र में अभी हिसाब करने बैठेंगे, जीवन छूट जाएगा। ये सब हिसाब तब होता है जब खटिया से उठ नहीं पाइएगा, तो बैठ के हिसाब करिएगा क्या किया नहीं किया, क्या खोया पाया बचाया, शेषफल भागफल तब निकालना है। अभी हम लोग जिस उम्र में है, अभी यात्रा का समय है, अभी बैठ के हिसाब करने का समय नहीं है। अभी समय से अपना हिसाब चुकता करिए, जो वक्त आपको मिला है। बैठ के हिसाब पत्थर अभी नहीं करना है। अभी जितना वक्त मिला है, जितना अवसर मिला है, जिस भी क्षेत्र में मिला, उसका हिसाब करते जाना है। ये यात्रा ही तय करने का तो हमारा आपका बातचीत हो रहा है कि यात्रा कैसे आपने शुरू की, तय कैसे किया कि इसी राह पे निकलना है? अभी तो राह में ही हूँ। अभी तो मेरी यात्रा मैं ये तो नहीं कहूँगा शुरू नहीं हुई है, लेकिन चल रही है। और वही बात है कि अभी हम लोग जिस उम्र में हैं, अभी हम लोग को चलते रहना है। और मंजिल उंजिल जो है ये सब जुमला है, कहीं कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ आप पहुँच के कह दें कि अब हो गया, अब हो गया। ये नहीं है। यानी अब हो गया, यही बुद्ध बोलते थे कि निर्वाण, अब हो गया। तो ये बुद्ध से जब पूछा उनके शिष्यों ने, आनंद ने, उपाली ने, कि गुरु बताइए मोक्ष कब मिलेगा, कैसे मिलता है, तो आनंद बुद्ध मुस्कुरा दिए और कहे कि अपना दीपक स्वयं बनो। यानी बेटा तुम मरोगे, तुमको बिना, यानी बिना मरे स्वर्ग या नरक किसको मिलना है, ये जो मरेगा वही जानता है। तो यही है। अब हमको यात्रा, डेस्टिनेशन किसी का कुछ भी नहीं है जहाँ पर जाके आप कह दें कि अब हो गया। जिस दिन हम ये कह देंगे अब हो गया, यही मोक्ष है। ये मुक्ति पता नहीं किसके नसीब में है, हम जैसे साधारण लोगों के तो नसीब में नहीं। खुद का रास्ता कैसे आपने शुरू कर लिया कि कुछ अब नहीं, एक साधारण से हाई स्कूल में पढ़े, मैट्रिक किए, इंटर किए, कॉलेज में गए, ग्रेजुएशन करने के बाद लोगों ने कहा नौकरी की तैयारी करनी है, दिल्ली आ गए। दिल्ली में 7-8 साल रहे। उस दौरान एक आंदोलन हुआ सीसेट का, यूपीएससी के नीतियों के खिलाफ। उस आंदोलन में कूदे, तब मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ जो हम लोग लड़के लड़कियाँ जो रहते हैं, इनके जीवन पर कुछ लिखना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया था, हर विषय पर बोलते थे। सुबह ये सोच के उठते थे कि अगर पोस्ट नहीं अपडेट किए तो देश पता नहीं दूसरे दिशा में न चल जाए। हमको लगता था सोशल देश मीडिया, इंतजार कर रहा होगा। सीसेट, आप दिल्ली पहुंच गए। अभी हम थोड़ा सा और पहले आते हैं, इस पे विस्तार से बात करेंगे। विस्तार चैनल हमारा नाम ही है हमारे चैनल का। आप स्कूल में कैसे थे? जैसे आप लोग सब होते हैं। अरे हम लोग विवेकानंद थोड़ी हैं कि हम लोग के बचपन में
किरण फूटता होगा माथा में। हम लोग साधारण जीवन जीने वाले लोग हैं, और मेरे जैसे ही लोग हैं दुनिया में, यानी साधारण जीवन वाले, जैसे हाई स्कूल में सब होता है, बदमाशी बदमाशी ये सब कोई मायने नहीं रखता है, जैसे साधारण लोग होते हैं वही थे, कुछ नहीं था। अब पड़ोस के यहाँ से आम तोड़ के अचार बनवाएंगे हाँ, ये तो सब लोग ऐसे होते हैं, सब लोग ऐसे होते हैं। तो आप इंटर तक आप बिहार में रहे, हाँ, झारखंड ने आपको शिक्षा दीक्षा दी। आप दिल्ली आने का, ये आपने बोला कि जब लाल बत्ती देखते थे तो लगता था कि लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं और मुझे ये बनना है, तो दिल्ली ही क्यों? दिल्ली ही सब जाते थे, और कहीं कोई उस वक्त या अभी भी आप देखें तो तैयारी करने के लिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जो माहौल है वो दिल्ली में ही है। पहले यमुना पार था, अभी यमुना के इस पार हो गया, दोनों पार हो गया, तो दिल्ली में ही। उस वक्त तो समझ में आता है, लेकिन इस वक्त की जैसे आपने बात की, इस वक्त भी लोग दिल्ली ही जा रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, संस्थान वहीं है, पुराने संस्थान है, विश्वसनीय संस्थान है, तो लोग जाते हैं वहाँ। अभी हाल ही में एक घटना की बात हो रही है कि 3 स्टूडेंट एस्पिरेंट्स ने अपनी जान गंवा दी, वही संस्थान है, और ऐसा हम लोग वीडियोस में भी देख रहे हैं, हम लोग खुद अपने समाचार में चला रहे हैं कि ठूस ठूस के बच्चों को भरा जा रहा है। आपके समय में कैसी स्थिति थी दिल्ली की? ऐसा है तो मैं कोई बहुत पुराना आदमी नहीं हूँ मतलब मैं अभी तो 3-4 साल पहले मुखर्जी नगर छोड़ा है ना, तो स्थिति वही है। वहाँ छोटे कमरों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को बिठाना, उसके पीछे कहानी दूसरी है ना, दूसरी प्रेरणा है, दूसरा मोटिवेशन है। भाई हमको फीस लेनी है, जगह कम है, तो बिठाएंगे उसी में, मुर्गा भरेंगे किसी तरह से। ये जो ठूस के भरना और जान चले जाना, बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट्स के ठेकेदार या बोले, या फिर जो उनको संरक्षण के लिए, जिनको देख के सुन के वो दिल्ली तक पहुंचते हैं, अब कोई दिखाई नहीं दे रहा इंटरनेट के ज़माने में। नहीं, इंटरनेट पर तो सब दिखाई दे रहे हैं, इंटरनेट पर ही दिखाई दे रहे हैं, पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे। पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं है। देखिए बात क्या है, ये जो घटना हुई है, पहले तो इतनी त्रासदपूर्ण घटना हुई है, 3 छात्रों की मौत, और जिस तरीके से हुई है कि कक्षा में पढ़ते वक्त, यानी लाइब्रेरी में वो पढ़ रहे थे और उस वक्त पानी घुस गया। आप समझिए इस घटना की गंभीरता और इसकी संवेदनशीलता समझिए। जब हम लोग गांव से निकल के जाते हैं ना वो शहर, तो हम ये बोल के नहीं जाते हैं कि हम फलना मकान मालिक के यहाँ रहने जा रहे हैं, हम ये बोलने जाते हैं कि हम फलना कोचिंग या पढ़ने आते हैं। देखिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कहाँ कैसे होती है मुझे उसका आइडिया नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि यूपीएससी के जो विद्यार्थी तैयारी करने हिंदी मीडियम के जाते थे, वो कोचिंग वाले को अपना बाप समझ के जाते थे कि मेरा एक अभिभावक बैठा हुआ है, वो हमारा सुख दुख में मेरा साथ रहेगा। कोचिंग का मतलब क्या है? कोच जो खड़ा होकर आपको बल्ला लेके स्टांस लेना सिखाता है, यानी आपके डेस्क के बगल में खड़ा होकर आपकी पढ़ाई की निगरानी कर रहा है। अब 700 के विद्यार्थी में पोप बेनेडिक्ट जैसा खड़ा होकर सेमिनार ले रहा है, तो वहाँ कोचिंग जैसी बात कहाँ है? कोचिंग की जरूरत कैसे आई? जब हमको सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, जब हमको कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, तब ना कोचिंग की जरूरत आई। कोचिंग कोई एसेंशियल चीज थोड़ी है, कोचिंग कोई शिक्षा पद्धति के बीच में आने वाली कोई अनिवार्य चीज थोड़ी है। अगर हम स्कूल अच्छा पढ़ लिए होते, अब हम कॉलेज पढ़ लिए होते, हमको मेंटरशिप कॉलेज से मिल गया होता, हमको विश्वविद्यालय सुविधा उपलब्ध करा दिया गया होता। जेएनयू के अंदर है, जाके देखिए, जेएनयू के लाइब्रेरी स्तरीय है, जेएनयू के अंदर के प्रोफेसर देखिए, जेएनयू के अंदर का माहौल देख लीजिए, है वहाँ। तो वहाँ बाहर जेएनयू से बाहर आके कोचिंग में पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। लेकिन हमको जहाँ हम पढ़े, या आप जहाँ पढ़े होंगे, या और भी जो पूर्वांचल के विश्वविद्यालय हैं, मध्य प्रदेश में जहाँ मैं बैठा हूँ विश्वविद्यालय है, क्या विश्वविद्यालय के अंदर यूपीएससी की तैयारी करने वाला कोई माहौल है? नहीं है, नहीं है। इसी कारण कोचिंग जाना है। अब कोचिंग भी हो गया है विश्वविद्यालय की तरह, वहाँ अभी 700-800 का भीड़ है। टीचर बाउंसर लेके चलता है, ऐसा लगता है सिर्फ गांजा का व्यापारी है। शिक्षक को बाउंसर की क्या जरूरत है? या तो लड़का लड़की प्रश्न पूछेंगे या पांव छुएंगे, इसके अलावा तो तीसरा कोई बात कर नहीं सकता है, लेकिन बाउंसर लेके चलते हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि 3 लोगों की हत्या, मैं तो कहूंगा हत्या हुई, आप बाउंसर लेके चलना होगा, क्योंकि आप मार दिए, अपनी लापरवाही से मार दिए, अपनी असंवेदनशीलता से मार दिए। इस पे आएंगे। ये एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कीवर्ड चल रहा है, शिक्षा और व्यापार। शिक्षा बन गया है व्यापार, कितना मानते हैं इस बात? बन गया है। हम नहीं मानेंगे तो अपने को मारेंगे जूता, कैसे नहीं मानेंगे? दिखने वाली चीज में मानना क्या है? बन गया। आपने बोला कि गुरु की बात हो रही थी, जो आपके बगल में खड़ा होकर के आपको मेंटर करे, ऐसा होता नहीं क्या मुखर्जी नगर में? नहीं, 700 लड़कियों में किसको पहचानेंगे आप? नहीं, ये थोड़ा ऐसे बताइए ना कि जैसे कि
मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, हमारे यहाँ गांव है, वहाँ पे मतलब मिर्ज़ापुर की जो आबादी जो अभी मुखर्जी नगर नहीं गई है, दिल्ली नहीं गई है, वो नहीं देखी है, नहीं जानती, ये उनको भी समझ में आया कि असल में ये जो व्यापार है ये किस तरीके का। नहीं, आप अच्छे कोचिंग और अच्छा टीचर की बात छोड़ दीजिए, 800 लड़कों के बीच में आप बैठे हैं, आप तक शिक्षक कैसे पहुंचेगा, हमको यह समझना है, या विद्यार्थी शिक्षक तक कैसे पहुंचेगा। कोचिंग इसलिए था, जब हम लोग कोचिंग करते थे तो मैं इस देश के जो भी आज के दिन में पॉपुलर शिक्षक हैं, मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ। पहले जब पॉपुलर नहीं थे तो हम लोग जब कक्षा से उठ के जाते थे तो पीछे से दौड़ जाते थे, 1 मिनट सर ये वाला जरा सवाल बता दीजिए, तो टीचर उसी गेट से फिर वापस आके बेंच पर टेबल पर बैठ जाता था। तो उसमें से 200 लड़के निकल गए, 20 लड़के रुक गए, फिर क्लास में डिस्कशन चल रहा है। ये था कोचिंग। अब शिक्षक आता है, पहले ताली बजती, सीटी बजने लगता है, बॉलीवुड का कोई नायक एंट्री लिया, 700 लड़का हो करता है, कुछ मोबाइल से वीडियो बनाने लगता है, तो फिर टीचर बड़ी विनम्रता से कहता है फ्लश डाउन कर लें, मोबाइल रख दे, आइए हम लोग कुछ पढ़ते हैं। फिर टीचर मनोरंजक बातें करता है, रील वायरल होता है। उसके बाद जब टीचर निकलता है तो लड़के उसको छूने के लिए दौड़ते हैं, फिर बाउंसर आता है, उसको अपने सुरक्षा कवच के तहत ले जाता है कार में। कुछ लड़के झलक देख लेते हैं नज़दीक से, उसका वीडियो लगाते हैं, आज मैंने सर को छुआ, वो भी जिंदा थे, उनका मांस भी गुदगुदा लगता है, उनका चमड़ा भी आदमी का चमड़ा जैसा था। फिर नीचे सबसे कहता है वाह तुम किस्मत वाले हो यार, अपने टीचर को छू लिए यार। ये चल रहा है। आपको लग रहा है ये बाजार नहीं है, क्या है, प्रोडक्ट है ना। तो सब आज के दिन में टीचर यूट्यूबर है, विद्यार्थी सब्सक्राइबर है। यूट्यूबर और सब्सक्राइबर मिलके रिजल्ट नहीं दे सकते हैं यूपीएससी का। यूपीएससी का रिजल्ट टीचर और विद्यार्थी मिलके देता है, यूट्यूबर और सब्सक्राइबर नहीं देता है। हम सब्सक्राइबर का संख्या देख के टीचर की गुणवत्ता का अंदाजा लगाते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि मुखर्जी नगर में इस देश का अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, अफसोस कि वो यूट्यूबर हो गया है, इसलिए उसको छात्र नहीं सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। सब्सक्राइबर को कोई इच्छा नहीं है रिजल्ट की, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है रिजल्ट का स्वाद कैसा होता है। मैं जानता हूं रिजल्ट का स्वाद कैसा होता है, क्योंकि मेरे ठीक बगल वाला लड़का इस देश में टॉप किया है, मेरे ठीक दूसरे बेंच पर बैठा हुआ लड़का इस देश में आईपीएस और आईएएस है, इसलिए मैंने उस स्वाद को चखा है उसके साथ बैठ के। आईएएस होना, आईपीएस होना, मुझे पता था वो मेरे हद की चीज़ है, मेरे जैसे विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि की चीज़ है, इसलिए वो प्रेरित होते थे। हम लोग यही देख के आए थे, हम लोग अपने आसपास के लोगों को आईएएस बनता देखते थे। इन 800 की भीड़ में मुखर्जी नगर के हिंदी मीडियम का कौन लड़का आईएएस आईपीएस होता है। ये सब 2-4 पोस्टर का छोड़ दीजिए, ये सारे पोस्टर सिलेक्शन के बाद खरीदे जाते हैं। ये पोस्टर नहीं, रील हम लोग देखते हैं। हाँ। और रील देखने पे तो ऐसा ही लगता है कि इनके अंदर कुछ तो सुपर पावर है, इनके शब्दों में कुछ ऐसे जादुई मतलब कि कुछ ऐसा जादू है कि इन्हीं पढ़ना है तो इन्हीं से पढ़ना है, जाना है तो इन्हीं के पास जाना है। विज्ञापन का हिस्सा है। आप हम लोग सब साबुन और क्रीम लगा रहे हैं गोरा होने के लिए, नहीं हो पा रहे हैं। आप बाहर निकले शहर में निकले, आप बाहर निकले शहर में निकले, आपको समझ में आता है, पता चल गया कि विज्ञापन क्या है। वो माता पिता जो अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, किसान है और खेत में मेहनत करते हैं, मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए इकट्ठा कर पाते हैं, कर्ज लेते हैं, वो अपने बच्चे को वो पैसा दे करके भेजते हैं कि जाओ मुखर्जी नगर में रहो और वहाँ से जाके तालीम हासिल करो। और ऐसी रील जब देखते समझते हैं, बच्चे को भी समझ में आता है कि यही टीचर अच्छा है। उनको बताना चाहिए कि परिणाम नहीं आ रहा है संस्थान से, काहे पैसा लगा रहे हैं। परिणाम जैसे क्या परिणाम? रिजल्ट मतलब सिलेक्शन नहीं है। हाँ, सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन नहीं है, ये कौन बताएगा। मैं तो मीडिया के चैनलों पर देखता हूँ एक नया सेगमेंट ही चला है जहाँ टीचर्स को ही पॉलिश करके चमका के दिखाया जाता है। ऐसे में 10 टीचर को देख रहा हूँ इंटरनेट पर घूमता हुआ, जिनको बताया जाता है कि सिलेक्शन काहे नहीं, उसका रिजल्ट ऑडिट क्यों नहीं कर रहे हैं आप पत्रकार और चैनल वाले। थोड़ा और विस्तार से बताइए ना इस चीज़ को। मैं बता रहा हूँ ना कि वो बताते हैं कि इनका से सिलेक्शन होता है, उनका चेहरा चमकाया जा रहा है, नहीं हो रहा है ना। हिंदी मीडियम का सिलेक्शन हो रहा है तो लड़के हैं कहाँ। 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है, उसमें से 30 लोग हिंदी मीडियम के आ रहे हैं, उसमें से पता चलता है 20 अपने घर से बैठ के पढ़ रहे हैं और 10 पूरे भारत से हो रहा है। तो इसमें मुखर्जी नगर कहाँ से आ गया और इलाहाबाद और पटना का कोचिंग कहाँ से आ गया, है नहीं है। तो विज्ञापन तो हमने हिंदी मीडियम वाले टीचर्स को। हाँ, आप 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं, उसमें से 950 अंग्रेजी के हो रहे हैं। आपने 950 सिलेक्शन कराने वाले टीचर का रील देखा है क्या? नाम बताइए उस टीचर का, सेलिब्रिटी टीचर का जो अंग्रेजी मीडियम के लोगों को सेलेक्ट करा रहा है। अरे द्रोणाचार्य ही अगर विज्ञापन में आने लगा तो अर्जुन खाक बनावेगा। द्रोणाचार्य अगर साबुन बेचने लगेगा
तो कहां से अर्जुन बनाएगा? यहाँ द्रोणाचार्य अपना तीर धनुष का प्रचार करके वही बेच रहा है। अरे वो तीर धनुष रखना चाहिए अर्जुन बनाने के लिए, यहाँ तीर बेच रहा है द्रोणाचार्य आके, और उस द्रोणाचार्य के पीछे लगा हुआ है पूरा मीडिया। आइए सर आपको बेचवाते हैं, आइए सर आप भी बेचिए, आप भी बिकिए, हमको भी कुछ दीजिए। तो कैसे होगा रिजल्ट? 950 सिलेक्शन कराने वाले अंग्रेजी मीडियम के टीचर का नाम कोई नहीं जानता है, उसका कोई रील नहीं है वायरल। अभी 50 हिंदी मीडियम, उसमें भी कितने, आधे से अधिक घर में बैठ के पढ़ने वाले, आधे से अधिक पूरे देश से, जिनका कोचिंग वोचिंग से कुछ नहीं लेना देना है। इंटरनेट के युग में हाँ वीडियो तो देखते सब हैं। अब ये कोई क्रेडिट है क्या? एक नया स्कैम है मुखर्जी नगर में। जब इंटरव्यू कॉल हो जाता है तो हर कोचिंग कहती है कि हम आपको डमी इंटरव्यू दिलवाएंगे प्रैक्टिस के लिए, आइए और मेरे बोर्ड में बैठिए, जो नकली बोर्ड है, और उसमें आप अपना प्रैक्टिस करिए। उस वक्त ये लोग इसी तरह से वीडियो बना देते हैं। फिर जब सिलेक्शन हो जाता है वही वीडियो चलता है कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ, देखिए इन्होंने हमारे यहाँ इंटरव्यू दिया था, हमारे यहाँ पढ़े हैं। तो यानी कि जो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि ये मॉक इंटरव्यू हम देख रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब है किसी कोचिंग से सिलेक्शन हुआ होता होगा। हाँ, तो कितनी सच्चाई होती है इसमें? नहीं तो कहीं से न कहीं हो ही जाता है ना, उन्हीं में से किसी का हो गया। तो वो 5 का वीडियो है हमारे पास, तो हमारा हो गया ना वो प्रचार के लिए। रील कटेगा ना कि मेरे यहाँ दे रहा है। अरे भाई यार, ये देश अभी ऐसा हो गया है शिक्षा का माहौल कि जो नकली इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं कोट वोट पहन के, वो जो कैंटाबिल का टाई हुई लगा के जो बैठे रहते हैं, कोब का कोट पहन के, एक कोट खरीदिए 6 कोट कैंटाबिल का टाई, आप थोड़ा इसको। कैंटाबिल कंपनी है, अच्छा जी। एक कोट खरीदने पर 6 कोट ये लोग फ्री देता है। अच्छा। एक पसेरी चावल दे दीजिए, 2 को शर्ट दे देता है ये लोग। दाल देने के बदला ये लोग मौजा देता है। तो बार्टर सिस्टम याद आ हाँ, गया। तो इस तरह का जो पहन के लोग बैठा रहता है और महीन महीन भाषा में बोलता है, उसको आधा हिंदुस्तान जो है असली यूट्यूबर, असली इंटरव्यूअर समझ रहा है, उसको हम लोग बोर्ड का आदमी समझ रहे हैं। वो अलग कहानी बेच रहा है। अब नकली सावधान भी आप नहीं बोल सकते हैं, यहाँ नकली ही बिक रहा है। एक टर्म आता है कि फेक न्यूज़ को काउंटर किया जाए या फेक न्यूज़ से बचा जाए। ये जो आंखों के सामने इस प्रकार का पिक्चराइजेशन होता है जिसकी बात अभी आपने की है, ये भी तो एक प्रकार का भ्रम है। भ्रम तो है ही। भ्रम क्या है? ये ऐसा भ्रम है जिसका शिकार सब हम लोग हो रहे हैं, विद्यार्थी हो रहा है। अभी ये सब बात बोलेंगे, नीचे अभी चलेगा कमेंट में, तो क्या तैयारी ना करे कोई? करो, उन 50 लोगों की तरह करो जो सेलेक्ट हो जा रहे हैं बिना कोचिंग गए। उनसे पूछो ना वो कैसे पढ़ रहे हैं। या छोड़ो, आप तैयारी करो, आप दिल्ली जाओ, आप पैसा दो कोचिंग को, लेकिन कोचिंग से रिजल्ट ऑडिट करो, पूछो कि परिणाम कैसे आएगा सर। अभी एक लड़के को मैं टीवी में देख रहा था, वो कह रहा था कि मेरे सर जो है हमको रिवॉल्वर चलाने, कट्टा चलाने, ट्रेन डकैती का कहानी सुनाते हैं कैसे मैंने सिनेमा हॉल में आधे घंटे तक लगातार फायरिंग किया, तो ये सर मुझे क्या पढ़ाएंगे। तो जानते हो सर ने कहा, अरे चुप, तुम कितना साल से ये रहता है, जरा पूछिए इनसे। तो कहा मैं 2019 से तैयारी करता हूँ। कहा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम पढ़ने लिखने वाला लड़का नहीं, 2019 से क्या करता है? टीचर 2019 से तैयारी करने वाला लड़के को ये हड़कावेगा कि तुम वहाँ क्या कर रहा है? अरे ये मेरी बेइज्जती है भाई, शिक्षक के तौर पर मैं असफल हूँ। नाम बताओ ना जिसका सिलेक्शन हिंदी मीडियम में करवा रहे हो। और ये कहने की बात नहीं है, जुमला नहीं है, रिजल्ट उठा के देखना होगा, थोड़ा मेहनत करना होगा। देखिए अरबों का कारोबार ये खड़ा हुआ है जिसके शिकार हिंदुस्तान का सबसे गरीब वर्ग हो रहा है। ठीक है, जैसे कोई ऑडी बेचने वाला कंपनी अगर अरबों कमा रहा है तो उसको खरीदने वाला भी करोड़पति है। लेकिन ये जो अरबों का कारोबार खड़ा हुआ है ये शराब के व्यापार की तरह है। जिस तरह से दारू आखिरी आदमी गांव का पी रहा है और पैसा कमा रहा है कौन? देश का सबसे अमीर आदमी, सबसे गरीब आदमी के जेब से पैसा निकाल के। ये वही व्यापार है, देश के सबसे गरीब वर्ग से पैसा निकाल के हम अरबपति बना रहे हैं। तो इस स्कैम को खोलिए। या मेरे जैसे आदमी खाली बोलने से नहीं होगा। मैं कितने आदमी को कन्विंस कर पाऊंगा कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं दे रहा है कोचिंग? हिंदी मीडियम का कोचिंग 10 साल 20 साल पुराने ढर्रे पे पढ़ा रहा है। हिंदी मीडियम के जो अच्छे टीचर थे वो यूट्यूबर बन के बर्बाद हो गए। हिंदी मीडियम के जो अच्छे टीचर थे उनमें ये इच्छा ही नहीं रही कि हम रिजल्ट दें। 800 विद्यार्थी के बीच में पढ़ोगे तो तुम्हें मेंटरशिप नहीं मिल पाएगा। 700 विद्यार्थी के बीच में कोई टीचर आपके प्रतिभा को पहचान के आप पे मेहनत नहीं कर पाएगा। और जब वो नहीं कर पाएगा तो कोचिंग का कोई लाभ नहीं है, आपको परिणाम नहीं मिलेगा। मैंने मुखर्जी नगर में कई शिक्षकों को सिगरेट का छल्ला बनाते हुए देखा है। वो टहल रहे हैं और उसके पीछे 50 लड़का चल रहा है जो मेंस देता है कक्षा के बाहर, और इतिहास के प्रश्न पूछ रहा है और उसका उत्तर दे रहा है। लेकिन ऐसा कुछ तो अब ऐसा नहीं है, रील में तो नहीं देखा है। नहीं है ना माहौल।
तो कैसे परिणाम आए? तो ये टीचर रील क्यों नहीं बनवाते जिनके 950 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं बना, क्यों बनाएंगे? उनका परिणाम चल रहा है, वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनका परिणाम चल रहा है। लेकिन नाम तो होता है कई कई चैनलों में, उनकी इंटरव्यू इच्छा नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वो रील बनाएंगे तो यूट्यूबर हो जाएंगे ना। 2 सवाल जो आपने बताया उससे, पहला ये कि वास्तव में जो गांव खेड़े से लोग आ रहे हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी कम है, या शहर के भी लोग, वो फिल्टर कैसे करें कि कोचिंग चुनना कैसे? एक तो आपने बता दिया कि ऑडिट करें। वो बात तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं किसी भी कोचिंग के पक्ष में या मैं कोचिंग के धंधे के लिए नहीं बैठा हूँ। मुझे क्या पता कि कोचिंग कैसे चुनेंगे, उसके मानक वो चुने। मैं ये बता सकता हूँ कि हिंदी मीडियम के कोचिंग से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो जाके पूछें अपने शिक्षक से। उनकी प्रतिभा पर उंगली ना उठाएं, लेकिन उनके परिणाम पर तो उंगली उठा के उनसे सवाल करें। सम्मान करने का मतलब है थोड़ी कि हम रिजल्ट के बारे में नहीं पूछेंगे। क्या मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं अपने टीचर को गाली देता हूँ? क्या नहीं ना, कि अरे आप हमको नहीं बना पाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन 1000 लड़कों को अगर आप पढ़ा रहे हैं उसमें से 5 को बनाइएगा ना, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा सवाल मेरा उसी से जुड़ा हुआ था कि आप, चलिए कोचिंग सिलेक्शन और ये चीज़ें आपने एक चेतना जगा दी है, और लोग कमेंट सेक्शन में और भी चीज़ें आपसे पूछेंगे, बताएंगे। दूसरा सवाल ये है कि कोचिंग में तो एडमिशन ले लिया, रहना और खाना ये बहुत कठिन काम होता बहुत महंगा है वहाँ, है, ऐसा ये लोग बोलते हैं। आप वहाँ ना, पर ना, रहे अरे हैं, झूठ नहीं आप बोलते। रहे हैं और आप अपनी अनुभव के आधार नहीं, पे। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। किचन मुखर्जी नगर में एक किचन जैसा कमरा, किचन ही, उसी के सेल पर कप रख दीजिए आप वो किताबें, और नीचे खटिया घुसा के लगा लीजिए और वहाँ रहिए। उसका 15,000 20,000 अब किराया है। एक 10 बाय 8 का कमरा, उसमें 3 विद्यार्थी रहता है, पार्टीशन कर देता है लकड़ी का, प्लाईवुड लगा के रह रहे लोग। एक एक बाथरूम पर 30-30 लड़कों का लोड है। कैसे मतलब मोटिवेशन कैसे आ जाता है जब आपको क्या नहीं, रोशनी मोटिवेशन मिल ये रही? नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं है। कहाँ जाएंगे? और हम ये इसको भेड़ चाल भी नहीं कर सकते हैं। सरकारी नौकरी ज़रूरत है भाई हमारे समाज की। इसको हम ये ज्ञान से नहीं काट सकते हैं कि सरकार कहाँ से लाएगी नौकरी। जितना सीट खाली है उतना तो भरोगे, मत लाओ नौकरी। तुमको कहीं जापान से जाके नौकरी खरीद के नहीं लाना है बढ़िया कंपनी से। जितना सरकारी पद खाली है उसको भरोगे कि नहीं? अब रेलवे में पद खाली है, कोई लड़का बोलता है हमको नौकरी चाहिए, कहता है सर कोई आएगा एक मेंटर, कोई एक मोटिवेशनल आएगा, नौकरी देने वाला बनो। नहीं बनेंगे नौकरी देने वाला, नौकरी लेंगे। क्योंकि जो सामाजिक भेदभाव भारत में सामाजिक स्तर पे होता है उससे आपको निजात सरकारी नौकरी दिलाती है। आप हिंदुस्तान में कलेक्टर की जात नहीं पूछते हैं, लेकिन बिजनेसमैन की जात पूछते हैं। अब दुकानों में, जो प्राइवेट दुकानों में जो मुर्गा बेच रहा है या जो फल बेच रहा है, नेम प्लेट लग रहा है वहां। किसी कलेक्टर को बोल के देखिएगा कि अपना जाति बता के घुसो अंदर, कलेक्टर कहिएगा क्या? लेकिन वो बेचारा ठेला लगा रहा है तो आपको बताना पड़ रहा है कि किस जाति का ठेला है, किस धर्म का ठेला है। यानी आपको सामाजिक तौर पर जो सशक्त करता है वो सरकारी नौकरी कर रहा है। तो ऐसे में आप गरीब गुरबा के बच्चों को कहिएगा नहीं कोई रोजगार कर लो, नहीं एंटरप्रेन्योर बन जाओ। जॉब है नहीं, स्टीव जॉब्स बनाने का सपना उसको दिखवा रहे हैं। मतलब जो मॉडर्न सोसाइटी, तो मैं कहना जो सवाल आपका था कि इसी बेचैनी के कारण कि हमको सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि हमको सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए। आप जिस सामाजिक समानता की बात करते हैं उसका सबसे बड़ा उपकरण है सरकारी नौकरी। एक दलित एक ब्राह्मण दोनों कलेक्टर है, दोनों का बराबर वेतन, दोनों का बराबर सम्मान और स्टेटस है। तो ये सरकारी नौकरी सामाजिक समानता का एक, अभी भारत में अभी आगे 50 साल तक रहने वाला है, एक उपकरण है। जिस दिन ये मिट जाएगा ये भेदभाव, उस दिन करते रहिएगा आप रोजगार की बात करिए जिनको करना है, लेकिन रोजगार कलेक्टर का बेटा भी कर सकता है, वही करे ना। हमको एक पीढ़ी, नया पीढ़ी कुछ बनना चाहता है तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं करना चाहेगा भाई? लेकिन हतोत्साहित करते हैं लोग, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। अरे भीड़ है इतनी, सरकारी पदों को भर दो, उसके लिए भीड़ है। जो पद खाली हैं उसके लिए भीड़ है। सृजित करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसीलिए लोग मुखर्जी नगर जा रहे हैं या इलाहाबाद जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं तैयारी करने। ये आपने जातिवाद का एक मुद्दा उठाया और सामाजिक भेदभाव माफ कीजिएगा, सामाजिक भेदभाव में ये जो तुष्टीकरण है जिसकी आपने बात की, ये गैप मिटाने के लिए आपने बताया कि सरकारी नौकरी एक उपकरण है। लेकिन जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं आज के समय में, इंटरनेट युग चल रहा है,
इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, इसको बढ़ चढ़ के प्रमोट किया जा रहा है कि बाहर से आपको फंडिंग मिलेगी, आप आइडियाज़ लेकर के आइए, थिंक टैंक ऐसे तमाम आ रहे हैं। तो अगर सच में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना हो बिना किसी भेदभाव के, अगर आप शिक्षित हाँ तो करें, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ सरकारी नौकरी के डिमांड को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सरकारी इसको नौकरी प्रोत्साहित करने का कीमत इसको हतोत्साहित करने से नहीं चुकाना है। सरकारी नौकरी में आईएएस या आईपीएस ही क्यों? नहीं महाराज, रेलवे गैंगमैन की तैयारी करने वाले लड़के हम जान दे रहे हैं, वहाँ पटरी पर आंदोलन कर रहे हैं रेलवे की परीक्षा के लिए। एसएससी की परीक्षा में उतनी भीड़ है तो हर जगह। रेलवे गैंगमैन या ग्रुप डी की परीक्षा की जिसकी आपने बात की, उससे सामाजिक तुष्टीकरण कैसे होगा? अरे आप सरकारी नौकरी अभी जाइए लड़का खरीदने मार्केट में, देखिए जो भारत के समाज का सच है उसका सामना तो करना होगा। अभी हम आपको 2 लड़का बेचने के लिए मंडी में पहुंचाते हैं, लड़का तो बकरा की तरह बिकता है, बेचना मतलब दहेज बियाह के लिए जी, है ना। तो 2 लड़का खरीदने जाइए, एक लड़का लगा रहा है पकौड़ा की दुकान, एक है गैंगमैन, किसका कीमत ज्यादा लगाइएगा मार्केट में बताइए आप? कहिएगा इसको कुछ हो, सरकारी नौकरी तो है, आर्थिक सुरक्षा तो है, एक अस्थाई तो है, यही है सामाजिक सुरक्षा और प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा का मतलब खाली सलाम बाबू ही नहीं होता है। छावड़ा में कुछ था, लड़का में कुछ था, इसका बाप तो गांजा पी के सोया रहता था, ये देखिए मेहनत करके रेलवे में निकाल लिया है, ये बोला जाता है। इसमें एक चीज़ और आता है कि जैसे खबर आती है कि आईपीएस अपनी शादी करने जा रहा था, घोड़ी पे चढ़ गया तो लोगों को ऐतराज़ हो गया। तो जब आईएएस आईपीएस भी आप बन जाते हैं फिर भी ऐसी खबरें आती हैं, तो वो भी एक पैमाना कैसे हो गया कि आप वो बनने के बाद ही आपके साथ सामाजिक तुष्टीकरण नहीं होगा? नहीं, सामाजिक भेदभाव मिटता है भाई। हम कह रहे हैं आपके दरवाजे पर कलेक्टर है, आप उसकी जाति देख के चाय नहीं देते हैं। देखिए मैं भी पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, हमको पता है कि किस कप के नीचे लेन पॉलिश से टिक मारा जाता है, ये मुझे कोई दूसरा क्या बताएगा? मुझे पता है अपनी सच्चाई, ठीक है। तो जब मुझे इस बात की सच्चाई पता है, लेकिन पूछिए मेरे समाज में कि मेरे दरवाजे पर कोई कलेक्टर आ जाएगा तो हमको याद भी नहीं रहेगा हम किस कप में उसको चाय दे दिए हड़बड़ी में। यही है सामाजिक भेदभाव के सामने एक दीवार खड़ा करना, प्रतिष्ठापूर्वक नौकरी। और भारत में सरकारी नौकरी का ये है चलन कि उसमें किसी भी स्तर की नौकरी है तो वो एक अस्थाई होने का, एक सुरक्षा का गारंटी है। एक इसमें बात और आती है कि आपको आरक्षण की आप बात कर रहे थे, सामाजिक तुष्टीकरण मिटाने की बात हो रही है। आप तो आईएएस बन गए, लेकिन आपकी जो औलाद है या आपकी औलाद की भी औलाद जो है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, उन्हें भी वही लाभ चाहिए। ये जिन्हें लाभ मिला नहीं है ऐसा लोग, मतलब कि ये भी, हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ, तो उसमें है वो गलत है। देखिए आरक्षण का मुद्दा ऐसा, उसमें बहुत चीज़ घालमेल कर दी जाती है। एक घालमेल ये है आर्थिक आधार पर आरक्षण, ठीक है। अब इसका बहुत साधारण सा बात है, भेदभाव सामाजिक स्तर पे है तो आरक्षण आर्थिक आधार पे का है। आप किसी करोड़पति दलित को, मैं व्यापारी को बोल रहा हूँ, इस आधार पे उससे कोई भेदभाव नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास पैसा बहुत है। कहिएगा रुपया कुछ हो जाए, है तो यही, है तो वही, भगवान कुछ दे दे, संस्कार थोड़े दे, ये बोलते हैं। मैं पंडित हूँ, मैं दारू पी के कहीं पड़ा रहूँ और कोई दारू पी के मेरे मुसहर टोला से कोई सज्जन पड़ा रहे, दोनों हम लोग एक जगह सोए रहेंगे, आपको पता है एक आदमी आके हमको बोलेगा बाबा आप दारू पी के इस तरह पड़े हुए हैं, कलयुग आ गया, उसको क्या बोलेगा? इसका जन्म ही इसीलिए हुआ है, इसको सूट करता है, मतलब इसको आश्चर्य की बात नहीं है। यानी कि मैं शराब पी के अगर जमीन में पड़ा हुआ हूं, उसी कीचड़ में जिसमें वो पड़ा हुआ है, फिर भी मेरा प्रिविलेज है एक। बाबा कलयुग आ गया। आप ही ऐसा हो जाएगा तो समाज को क्या मैसेज जाएगा? यानी कि भेदभाव सामाजिक स्तर पे है, मुझे प्रिविलेज सामाजिक स्तर पे है, जातीय स्तर पे है, आर्थिक स्तर पे नहीं। आप मेरा सम्मान या अपमान पैसा के आधार पर नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो आरक्षण की अलग बहस है। और दूसरी बात जो क्रीमी लेयर का बहस है, भाई ठीक बात है, कलेक्टर जो हो गया है उसको तो सामाजिक प्रतिष्ठा मिल गया, तो उसके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, तो है एकदम नहीं मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन जब तक आपके पास पद प्रतिष्ठा है, हाँ, तब तक तो आप बोले कि एक सामाजिक सम्मान मिला है। हाँ, उसके बाद नहीं, उसमें आर्थिक सुरक्षा भी तो है ना जी।
दोनों है। अब कोई कलेक्टर बोलेगा कि रिटायर होने के बाद अब हमको ऐसा पावर नहीं रहा इसलिए हमारे बच्चों को दीजिए आरक्षण, ये तो नहीं हो सकता ना। लेकिन उस भेदभाव के बारे में तो बोलेगा कि मेरे बच्चों को ऐसे भेदभाव का सामना करना पड़ नहीं, रहा है आपका सोसाइटी में। समाज बदल जाता है, आपका समाज बदल, आपका बच्चा अगर आप कलेक्टर हैं तो आप जबरदस्ती कहिएगा कि हम भदोही में पढ़ाएंगे रानी सोनावती उच्च विद्यालय में, तो ये आपका एक आदर्शवादी जबरदस्ती हो सकता है। आपका लड़का दूध में पढ़ेगा भाई, आपका लड़का सिंधिया में पढ़ेगा, इस सच को स्वीकार करना होगा। तर्क के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं अगर आईएएस बनूंगा तो भी मैं अपने बच्चों को अपने दादी के गांव वाले स्कूल में ही ले जाऊंगा, खपड़ेल में यानी पढ़ाऊंगा। आर्थिक सशक्तिकरण जो है वो आपको एक सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ऐसी पृष्ठभूमि तो तैयार कर ही देता है। उसकी एक भूमिका है, लेकिन मैं कह रहा हूं सामाजिक सशक्तिकरण आता है पावर से। पावर दे रहा है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में भी बड़ा नौकरी, तो उसके बच्चों को ना मिले। प्रमोशन में आरक्षण का आपका क्या विचार है? गलत है, गलत है। एक रेस में आपने किसी को रेस जितवा दिया आरक्षण देके, फिर पानी पीने के बाद आप उसको नहीं बोल सकते हैं कि अब आप फिर दौड़िए, फिर आपके साथ हम हैं, क्योंकि अब उसको खाना खाने पीने का अवसर है, साथ है सबको, सब खाए पिए, उसके बाद दौड़े, वहाँ से बराबरी की दौड़ शुरू होना चाहिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मुखर्जी नगर में थे। यदि आपके पास आरक्षण होता तो आज के डेट में आप आईएएस होते? नहीं, हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, ये बात हम नहीं कह सकते दावे से। अगर आप कट ऑफ से 50 नंबर दूर हैं, 70 नंबर दूर है, तो कहाँ से आरक्षण से भी हो जाता है? नहीं, नंबर कमाते थे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ तब जी। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं, ये जरूरी नहीं है। कितने अटेम्प्ट दिए थे आपने? सारे दिए, 2 बर्बाद किए, आंदोलन किया उसमें। ये आंदोलन के बारे में हम लोग ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी थोड़ी सी बात की है। क्या था, क्या आंदोलन शुरू से इसकी पृष्ठभूमि? नहीं, ये CSET नाम का एक सिलेबस आया जिसमें कहा गया कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका नाम है CSET, CSAT। ये सीएससी में? हाँ, एक पेपर जनरल स्टडी, एक पेपर CSET के पेपर में कम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन, पैसेज आते थे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और अंग्रेजी के कुछ क्वेश्चन रहते थे पैसेज के। तो हमारा ये था कि भाई जो ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है, जो मानविकी का स्टूडेंट है, वो जब उस पेपर में जाके करेगा तो वहाँ पर हिस्ट्री का लड़का पीछे रह जाएगा, पॉलिटिकल लड़का पीछे रह जाएगा, IITian आगे चले जाएगा, तो उसमें वो नंबर 80 में 80 बना देता था। और जनरल स्टडी में उसको 5-10 क्वेश्चन आते थे, तो 80-10 90 क्वेश्चन हो गया, वो पास हो जाता था। हम जनरल स्टडी में 50 क्वेश्चन बनाते थे, उसमें 20 बना पाते थे, 70 बनाए, 20 से पीछे रह गए। तो हमने कहा उस पेपर को क्वालिफाइंग करो कि 25 क्वेश्चन सब बना दे, उसके बाद हमारी ये कॉपी की जांच हो। लेकिन मेरा पीटी का सिलेक्शन जनरल स्टडी के आधार पे होना चाहिए, यानी सामान्य जानकारी के आधार पे। उसमें फिजिक्स भी है, उसमें मैथ भी है, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें पॉलिटी भी है। यही हमारी लड़ाई थी। और 2015 में ये सामान्य जानकारी ही बाद में आपको प्रशासनिक सेवा में मदद करती है। वो कोचिंग वाला बोलता है कि पॉलिटी ले लो, वो नौकरी में मदद, हिस्ट्री ले लो, नौकरी में मदद। नौकरी में मदद कुछ नहीं आता, नौकरी में मदद नौकरी ही आती है। आपको उस समय का अपना ऑब्जर्वेशन आता है, अपने उस समय की बुद्धिमत्ता आती है, सब ज्ञान हवा हो जाता है नौकरी ज्वाइन करते। ये तो पढ़ाई लिखाई का जो जीवन में महत्व होता है वही नौकरी में भी होता है, वो कोई बात नहीं। तो ये शुरुआत कैसे की आपने इस आंदोलन, मतलब आंदोलन होता कैसे? आंदोलन कैसे होता है? आंदोलन होने का कोई फार्मूला होता नहीं। अगर फार्मूला होता तो उसको भी खरीद लेता कोई कंपनी और फिर बेचता। इतना रुपया में 1 किलो आंदोलन, इतना रिचार्ज कराने पर 6 किलो आंदोलन। इसलिए अच्छा है कि आंदोलन का कोई फार्मूला नहीं है, उसको किसी ने पेटेंट नहीं कराया। आपका तरीका क्या था? मेरा तरीका कुछ नहीं है। हम लोग अपने डिमांड को लेकर यूपीएससी के चेयरमैन से मिलने गए, नहीं मिला। 2-3 बार मिलने का कोशिश की, फिर नहीं मिले। उसके बाद हम लोग कुछ नेताओं से मिले, वो भी नहीं मिले। फिर हम मुखर्जी नगर में अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर। तब फिर नेता मिलने लगे, यूपीएससी वाले फिर भी नहीं मिलने लगे। फिर हम जत्था बना के फिर देश भर के नेताओं से मिले। फिर उनको हमने कहा आप यूपीएससी पर दबाव डालिए। फिर लोकसभा में प्रश्न उठा कि वहाँ एक लड़का अनशन पर बैठा है, मर जाएगा। इस पर सवाल खड़े हुए। संसद में मुलायम सिंह यादव, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे लोग, मुलायम सिंह यादव जी जैसे लोग, रघुवंश प्रसाद जी जैसे लोग, ये सब आए। आपके मध्य प्रदेश से भी कई नेता थे। प्रहलाद पटेल जी मेरे मंच पर आए थे, टीवी डिबेट में भी मेरे साथ थे, इन्होंने भी अपनी बात रखी थी। मतलब मध्य प्रदेश हिंदी पट्टी के जितने नेता थे सब आए और सबने अपनी बात रखी। ये 2014 की भी मैं बात बोल रहा हूँ। मुरली मनोहर जोशी जी और वो लोग उस वक्त थे लोकसभा में, तो उस वक्त की मैं बात बोल रहा हूँ। तो यही था। रामविलास पासवान जी थे,
लालू प्रसाद यादव जी, मतलब इन सब नेताओं, हिंदी पट्टी के सारे ना, भाजपा के कई नेताओं ने, संघ के कई नेताओं ने, राम माधव जी की बड़ी भूमिका रही थी उसमें, ठीक है ना। तो मतलब भारत के हर राजनीतिक दल के नेताओं ने फिर उसमें सपोर्ट किया और 1 साल वो आंदोलन चला, जिसमें अनशन पर तो 9 दिन के बाद अनशन टूट गया। फिर भी हम लोग लड़ते रहे, नेताओं से भी मिलते रहे, यूपीएससी से भी मुलाकात होती थी, करते करते फिर 2015 में क्वालिफाइंग कर दिया गया। 3 विकल्प मांगे गए थे कि 3 रास्ता बताओ इस समस्या का। 3 तरह की चीज़ें हम लोगों ने दी थी। एक दिया था हटा दो पूरी तरह से सीसेट को, एक दिया था इसने प्रश्न पर क्वालिफाइंग कर दो, एक और दिया था कि इतने मतलब कुछ और प्रश्न 18-19 प्रश्न कहे थे और एक 26 प्रश्न का था, 26 प्रश्न वाला या 25 प्रश्न वाला माना गया, यही था और क्या। तो कुल मिला के आज सीसेट इसीलिए क्वालिफाइंग इन नेचर। हाँ, अटेम्प्ट बचा था तब तक? हाँ बचा था ना, 2 अटेम्प्ट बचा था। वो कांग्रेस के ज़माने में राहुल गांधी से हम लोगों ने कहा कि सीसेट आ गया है तो आप हमारे लोगों का अटेम्प्ट बढ़वा दीजिए, क्योंकि सीसेट आ गया, हम लोग के सिलेबस चेंज हो गया है, हम लोग को नया सिलेबस मिल गया है। तो राहुल गांधी जी ने अपने मिनिस्टर को बुला के बोला, टीओपीटी मिनिस्टर नारायण सामी थे उस वक्त, नारायण सामी जी ने रखा भी कि पॉलिसी का मसला है यूपीएससी का, इसको नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी ने कहा कि ये नौकरी मांगने तो आए भी नहीं है, तो अवसर मांगने आए हैं, आप अटेम्प्ट दो इनको। और मात्र 50 लोगों का वो आंदोलन था। दूसरा वाला आंदोलन तो 1000 लोगों का था, लाखों लड़के थे उसमें। उस वाले में तो 50-60 लोग थे, किसी को इस बात की चेतना भी नहीं थी कि ये किया भी जा सकता है। और फिर राहुल गांधी जी ने कहा और वो अटेम्प्ट मिला तो सबको अस्थायी तौर पे 2-2 साल का अटेम्प्ट मिल गया, जनरल को, ओबीसी को, SC ST सबको मिला, अस्थायी हो गया। 2 साल का अटेम्प्ट? हाँ, सबको मिल गया, उम्र सीमा बढ़ी और 2 अटेम्प्ट भी बढ़ गए। जनरल के 4 से 6 हो गए, ओबीसी के 6 से 8 हो गए, उम्र सीमा भी बढ़ गई, सबके लिए बढ़ गया। राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई थी? उसी दौरान हुई। बिल्कुल। कैसे व्यक्ति हैं, नेता कैसे, मतलब नेता कैसे हैं, व्यक्ति नेता के तौर पे समझना तो मान लीजिए वो जितना लोग समझ चुके हैं, हमको समझने की जरूरत नहीं है जी। कुछ बचा है नहीं किसी को समझने के लिए। यहाँ लोग भारत में अपने बच्चों के बारे में कम जानते हैं, राहुल गांधी जी के बारे में ज़्यादा जानते हैं। अपने बच्चों का IQ लेवल कभी टेस्ट नहीं किए, लेकिन राहुल गांधी का IQ लेवल टेस्ट हो जाता है। तो इतना कुछ जानते हैं कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी के बारे में बहुत लोग बहुत जानते हैं कि वो कितना अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, मोदी जी की डिग्री पर ध्यान है, सब जानते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आंदोलन के दौरान मुझे महसूस हुआ कि वो आदमी अच्छे हैं राहुल गांधी, नहीं तो 60 और 50 लड़कों के आंदोलन को इस देश में कोई तवज्जो नहीं देता है। और उस आदमी ने बार बार मिलने का मौका दिया और समझा और कहा कि सीसेट के कारण आप नौकरी तो नहीं कर पाओगे यूपीएससी, आप लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिंदी पट्टी के लड़के, तो सीसेट केवल अटेम्प्ट देने से नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा इसको हटाना होगा, अगर हम चुनाव में फिर जीत के आए 14 में तो इसको हटा देंगे, ये भी कहा। ये राहुल गांधी ने अपनी ओर से कहा, तब हम लोग के दिमाग में आ रही यार इसको तो हटाया जा सकता है। तो फिर 14 में नई सरकार जो आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो हम लोगों ने कहा इसको हटाइए। और पहला धरना रेस कोर्स पे प्रधानमंत्री आवास पे दिया था मैंने, हजारों लोग वहाँ थे, छात्र थे। फिर साल भर के बाद हटा। उसमें मैंने कहा कि देश भर के सारे नेताओं की भूमिका रही, राम माधव जी की संघ की भूमिका रही, सब ने करवाया और हुआ। आपने तो देश के 2 सबसे बड़े नेताओं को, पक्ष और विपक्ष के मौजूदा वक्त में, दोनों से आपने मतलब अपना काम निकलवा लिया। हाँ बिल्कुल, अपना काम नहीं, छात्रों का काम निकला, जाहिर सी बात, निश्चित रूप से आप उस समय छात्र ये अच्छी बात है विद्यार्थियों के लिए, सही बात। व्यक्तिगत रूप से आप राहुल गांधी से मिले और हम यही पूछ रहे थे कि पर्सनल इंटरेक्शन आपका उनसे कैसा रहा? वही मैं कह रहा हूँ कि इतना बेहतर कि आप सोचिए कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले साधारण छात्रों को बिठाकर यूपीएससी जैसी बड़ी संस्था और अक्षुण्ण संस्था, आज तो यूपीएससी कटघरे में है, अभी आपने देखा कि सिलेक्शन के वो है, अब तो कटघरे में है। जब वो नहीं थी कटघरे, अक्षुण्ण व्यवस्था, उसको लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ और उसको मात्र 50-60 लड़कों के आंदोलन को माना, बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। ये किसी भी नेता की संवेदनशीलता को बताता है। वैसे भाजपा सरकार के बारे में भी बोला जाता है भाजपा सरकार ने भी उसको क्वालिफाइंग किया, इस मसले की गंभीरता को समझा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं और आंदोलन वगैरह करने पे भी वो नहीं मानते, बैकफुट पे नहीं जाते। आप वाले मसले मैं में इस मामले को बैकफुट पर जाना नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा छात्र हित में उन्होंने काम किया। कांग्रेस ने भी किया, राहुल गांधी जी ने अटेम्प्ट बढ़वाया, स्थायी किया, और फिर ये 2015 में ये क्वालिफाइंग हुआ, छात्र हित में किया। इसको बैकफुट पे जाना क्यों कहेंगे हम, ये तो छात्र हित का मसला है, किया। तो इस प्रयास से खैर आप तो IAS नहीं बन पाए, लेकिन बाकी लोगों को मौका मिला और निश्चित ही वो IAS बने, और कुछ लोग होंगे जो आपके मित्र होंगे, बिल्कुल। आपके साथी होंगे। इस दौरान इस अनुभव को
आपने किताब में भी पिरोया। नहीं, आंदोलन पर नहीं लिखा है अभी। यूपीएससी की तैयारी पर लिखा है, आंदोलन पर नहीं लिखा है, लेकिन लिखेंगे। कैसे, ख्याल कैसे आया कि ये तैयारी? यही जब उसी का हिस्सा है तो आंदोलन के दौरान लगा ना भाई कि यहाँ के दुख दर्द को लिखना चाहिए, संघर्ष को लिखना चाहिए। 3 किताबें लिख चुके हैं आप, 3 किताबें, जिनमें से डार्क हॉर्स, जिसकी काफ़ी कॉपियाँ बिक गई। लास्ट हमने आपका रील देखा था तो 10 लाख कॉपियाँ उसकी बिक चुकी थी। अभी तो नंबर बढ़ गया होगा। हाँ मतलब मोटा मोटी यही है लगभग। तो कितना दिन पहले देखे थे? अभी तो हफ्ता भर हो गया। हाँ तो और बिका होगा आज। तो अभी ये मतलब ख्याल कैसे आया? ऊपर से पुस्तक लेखन? कुछ नहीं, यही मेरा काम है। नहीं ख्याल आता तो रोटी कहाँ से पाते? देखिए, सब कोई जादूगिरी नहीं है, ये सब झूठ बोलता है लोग कि अंदर से आत्मा लात तो मारती सीधे ही है, पूछ तो लेते फिर हैं, कुछ रचना रॉयल्टी से अच्छा खासा मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, मैं ये बात कहता हूँ लोगों को कि हिंदी की दुनिया इतनी बड़ी है, इतने ज़्यादा पाठक है कि ये भी एक करियर है। आप अंग्रेजी के राइटर को बतौर प्रोफेशन बैठाते हैं, लेकिन आप हिंदी के राइटर से सोच रहे होंगे कि फिर और भी कुछ करता होगा, गांजा उजा बेचता है, कैसे चलाता है, क्योंकि लेखन से तो चल नहीं सकता। यही बताने के लिए तो मैं मंचों पर जाता हूँ कि हिंदी में लाखों किताबें बिकती हैं और उसकी रॉयल्टी से एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। आप पाठक को कनेक्ट करिए और वो एक्सप्लोर करिए वो दुनिया, लाखों। और हमारे हिंदी समाज में हिंदी के लेखक को सेलिब्रिटी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि उससे ये अपेक्षा ही नहीं की जा सकती है कि ये मूल रूप से यही काम करेगा। बाय प्रोडक्ट तो आपको सेलिब्रिटी नहीं बना देगा, इसलिए आप कभी लेखक को हीरो बना ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये समय बदलेगा, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पीछे कोई युवा है लेखक बनना चाहे, उसको लगे कि यार हमारे सोसाइटी का हीरो एक लेखक भी हो सकता है। और यूरोप के सोसाइटी में ऐसा होता है, वहाँ लेखक एक जरूरी प्राणी है और अनिवार्य भी है। जब आप हीरो बोल रहे हैं तो हाँ, हीरो की परिभाषा आप क्या रखें? हीरो की परिभाषा की मैं हीरो की 2 परिभाषा हो सकती है। एक हीरो आप जिसके जैसा बनना चाहें, और एक हीरो जो आपके काम आए। तो लेखक आपके काम आने वाला हीरो है। काम आने का मतलब कि समाज के लिए टॉर्च जलाने का काम, लाठी लेके आगे चलने का काम, कई बार पीछे से होंकने का काम, कई बार किनारे से धक्का देने का काम करता है। किताब आपकी बड़ी दिलचस्प थी। कहानी अगर मैं दर्शकों से थोड़ा सा साझा कर सकूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि दोस्तों के साथ में रहता है, अकेले तैयारी में उसको कुछ समस्या शायद थी, वो अकेले तैयारी करना शुरू कर देता है और एकाएक उसका परीक्षा निकलता है। उसके दोस्तों को पता चलता है कि आज के डेट में उसका परीक्षा निकल चुका है, और निकलने के बाद जो जैसी कहानी है वो आप किताब पढ़ेंगे तो और भी आपको पता चलेंगी। ये इस प्रकार के लोग, दोस्त, इनको ऐसे दोस्ती वाले माहौल में क्या बोलते हैं? बहुत गरियाते तो नहीं? नहीं, अरे वो सब सामान्य जीवन है, कुछ भी नहीं है। एक तो यूपीएससी करना ही इतनी बड़ी बात बना दी गई। बड़ा फेमस डायलॉग था ना 3 इडियट्स का। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। ये दोस्त के साथ नहीं है, सबके साथ है। तो मानव प्रवृत्ति है। शुरू में हम लोग बात कर चुके, कोई साधु है नहीं जहाँ पे जाके सब, तो ये तो प्रतिस्पर्धा तो चलती रहती है। साधु कोई है नहीं, लेकिन ऐसा तो बोलते हैं कि अगर आपने इस तैयारी को कर लिया तो और कुछ हो ना हो तजुर्बा तो होता है। कौन बोलता है? बहुत फेमस जो है कि टीचर हैं, अध्यापक हैं, विकास जी विकृति जी। ये कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हाँ, इसका सिलेबस इतना विस्तारित है, इतने तरह के विषय आप पढ़ते हैं कि निश्चित रूप से आप सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तो आपको तजुर्बा तो हो जाता है। आप 20 साल की मैं ये कहता था कभी कक्षा में कि इसी कक्षा में जो विकास सर का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं उसी कक्षा में कभी कहता था कि आप कुछ बनो ना बनो, आदमी तो बन जाओगे, क्योंकि 20-21 साल में आए हो, 36-37 साल में जाओगे, आए थे किशोर में, जाओगे आदमी बन के, है ना। तजुर्बा तो होता है। दूसरा बात है कि केवल अगर आपको तजुर्बा लेना है तो इतना पैसा लगे, तजुर्बा काहे खरीदिएगा, महंगा पड़ जाएगा। 3 लाख तजुर्बा का आपको पता है। खाली तजुर्बा अगर लेना है, तजुर्बा होना अच्छी बात है, होता भी है, ये महंगा पड़ जाता है। जिस पृष्ठभूमि के लड़के हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, उनको ही महंगा पड़ जाता है। मर्सिडीज लेना किसके लिए बढ़िया नहीं है, सब लेना चाहेगा, दाम ज्यादा लग जाता है लोग, इसलिए। पैसा तो ये कथन गलत नहीं है, लेकिन जो
जिस वर्ग के लिए कहा जा रहा है उसको महंगा पड़ जाता है। कथन बिल्कुल सही है, तजुर्बा होता है, निश्चित रूप से होता है, इतना पढ़ने के बाद क्यों नहीं? ये हमारे साथी हैं डिजिटल में, ये सवाल कुछ पूछना चाहें। सर आपको मैंने सुना अब तक, एक बात समझ में आई जो बहुत ही स्पष्ट हुआ। दिल्ली में मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में या कि आसपास के जैसे राजेंद्र नगर हो गए, वहाँ पे सपने दिखाए जाते हैं और एक ऐसे सौदागर जो है तैयार हो गए हैं जो सपनों के सौदागर, हिंदी पट्टी के लोगों को सपने दिखाते हैं। वहीं इसी इंटरव्यू में हमने आपको सुना कि आपने कहा कि अगर कोई सरकारी नौकरी, अगर किसी को सोशल रिस्पेक्ट सरकारी नौकरी से मिलती है, तो अगर कोई सरकारी नौकरी पाने की ख्वाहिश कर रहा है तो उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो इसमें वो लोग जो जैसे विकास दिव्य कीर्ति मसलन अगर हम उनकी बात करें तो वो भी यही सपना दिखाते हैं कि सरकारी नौकरी करने की, तो उन्हें कैसे देखते हैं आप, और आप अपनी बात को मैं कैसे? किसी का नाम लेके वो क्या, देखिए वो विकास सर मुझे लगता है कि बेमतलब से इस फोकस में आ गए। पूरी जमात है शिक्षकों की वहाँ पे, वो शायद इसलिए भी आ गए कि वो लोकप्रिय हैं। तो हर उदाहरण के तौर पे जब हम कहेंगे विश्व के शक्तिशाली देश ऐसा कर रहे हैं तो हम कहते हैं जैसे कि अमेरिका, ये वही वाली बात हो गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सपने, मुझे भूख लगी है तो मुझे तो खाना चाहिए, लेकिन मैं खाना के नाम पर कोई हमको जहर खिला रहा है तो, और मैं आपको कह रहा हूँ कि उस दुकान पे मत जाओ, वहाँ जहर दे देता है खाना में मिला के, तो ये क्या भूखे को हतोत्साहित करना हुआ कि सावधान करना हुआ? वही बात है। सरकारी नौकरी की आपको चाह है, आपको बेचैनी है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हिंदी पट्टी के कोचिंग रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, 3 लाख रुपया लगा के वहाँ फंस रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी मैं आपको कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी की तैयारी ना करो, मैं आपको हतोत्साहित कर रहा हूँ। नहीं, विकल्प ढूंढो बाजार से हट के, वो आपका अपना सेल्फ स्टडी हो ही सकता है। और दूसरा है, उन्हीं शिक्षकों से आप पढ़िए ना, वो योग्य शिक्षक है भाई। एक तो जो आता है वो डायलॉग वो लोग देता है, मैं नाम भी नहीं क्लियर, वो तो मतलब टीचर अच्छा नहीं है, अवध ओझा, पता नहीं जो भी हो जाए, मतलब वो शिक्षक कोई योग्य, मतलब उनके वीडियो देख के मैं शिक्षक हाँ, वो लेकिन विकास सर एब्सोल्युटली वो शानदार शिक्षक है भाई। तो उनसे आप पढ़िए ना, सब चीज ले रहे हैं उनसे, पढ़ाई नहीं ले रहे हैं, कैसे होगा? हाँ, सुना हमने कि अब चूंकि ये बात है कि ये दोनों तरफ से होना चाहिए आपको वो, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि ओहदा इतना बड़ा है शिक्षक का कि इसके लिए हम विद्यार्थियों का इंतजार नहीं कर सकते कि ये हमको जागरूक करे पढ़ाने के लिए। हम खुद इतने जागरूक हैं कि हम पढ़ाएंगे और खुलकर बात रखी। हम एक चीज़ जरूर जानना चाहेंगे आपसे, हम और आप इसी सोसाइटी में रहते हैं, जिस टीचर की आप बात कर रहे थे कि बाउंसर लेके चलते हैं, हम चाहते हैं कि वो रिवील करें आप। 50 टीचर हैं जो बाउंसर लेके चलते हैं, रील बनाते हैं, हिंदी पट्टी में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश हिंदी मीडियम 50 टीचर। अभी हम बात कर रहे थे 12th फेल की, IPS मनोज शर्मा शायद मैं सही हूँ तो, जब ऐसे लोग जो सफल होते हैं और एक किसी टीचर के पास जाते हैं और बढ़िया उनका जो है एक अच्छा इसी तरह से इंटरव्यू होता है, बातचीत होती है, सोशल मीडिया में सेल्फी आती है, फ़ोटोज़ आते हैं, इसे कैसे देखते हैं आप, या कि उस स्ट्रगल को कैसे देखते हैं, या कि ये रेशियो भले कम है लेकिन जो सपने दिखाने वाले जैसे बन गए हैं जो टीचर हैं, वो टीचर बनने का प्रोसेस क्या है, आपने बहुत करीब से देखा होगा। नहीं, वो जिस वक्त मनोज शर्मा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश को, उनकी किताब ने, उनके फिल्म ने बहुत मोटिवेट किया है, और वो जिस दौर में बने थे उस दौर में वैसे लड़के कई बने जो संघर्ष करके आए, तो वो दौर सच में था। और जो टीचर बना रहे थे उनको विकास सर आप फिल्म में देख रहे हैं, पढ़ाया है उन्होंने, और उनको विनय सर ने भी पढ़ाया है, ध्येय IAS से, वो सब वो जहाँ जहाँ पढ़े हैं तो उन टीचर से तो मिलने जाएंगे, उनके लिए तो खुशी की बात है, उनके शिक्षक है कि मेरा छात्र इस मुकाम पर पहुँचा, तो ये अच्छी बात है। वो तो फोटो जाना चाहिए, वीडियो जाना चाहिए, ये तो हमको प्रेरित करता है। किसी भी शिक्षक को अच्छा लगेगा जब आपका छात्र सफल होकर वापस आएगा, और 10 साल बाद 20 साल बाद और बड़े ओहदे से होके आएगा तो और भी अच्छा लगता है। ये विज्ञापन और बाजार नहीं है, ये नहीं है। बाजार ये है, मैं अभी मोबाइल क्या निकालूं, मैंने एक विज्ञापन देखा, उसमें लिखा हुआ था 24 घंटे में, एक दिन में 30 घंटे की पढ़ाई कैसे करें, कोचिंग बता रहा है। ये है विज्ञापन। लेकिन आप मुझे 2 पैर वाला बच्चा दें, मैं उसको चौपाया बना के भेजूंगा। आप मेरे वहाँ बैल को एडमिशन दिलवाए, मैं दूध निकाल के दिखाऊंगा। ये है विज्ञापन। कोचिंग ये करने लगा है, ये दुखद है। लेकिन आपने कहा कि बहुत छोटे छोटे कमरे में लोग रहते हैं, हाँ, बहुत। एक कमरे में कई 2-3 लोग रहते हैं, तो ये मोटिवेशन वहीं से मिलता है। फिर इतने सब माथा फोड़ ले, ईटा मार के, लहू लगा ले गाल पे, कहीं मोटिवेशन मिलता है।
ये कौन सा मोटिवेशन है? दुख है कि मोटिवेशन है? मोटिवेशन इतना सस्ता शब्द हो गया है अभी भारत में, इतना चलताऊ शब्द है। गूगल के बाद सबसे ज़्यादा मोटिवेशन ही सर्च हो रहा है। मोटिवेशन इतना है इस देश में। मोटिवेशन का स्थिति ये है कि जितना चिंतित लोग नहीं है उससे ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर है मुल्क में। हर प्रत्येक एक चिंतित आदमी के पीछे 4 मोटिवेशनल स्पीकर। जो देश विवेकानंद से मोटिवेट नहीं हो रहा है वो विवेक से होगा, और अगर हमको होना होगा तो विवेकानंद से हो जाएंगे। ये बात, मोटिवेशन एक ऐसा शब्द है, इसके खाल में सब कुछ बेचा जा रहा है। सर, आप एक लेखक हैं और एक लेखक अपनी कृति लिखने के लिए एकांत ढूंढता है, बहुत शांति प्रिय माहौल जो है वो पसंद करता है। और आपकी वाइफ जो है, जो मैडम है, उनके ऊपर जो है शहर के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। तो वो एक तरह से सिविल सर्विस में है, आप लेखक हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कैसा सामंजस्य रहता है, आपका घर का माहौल कैसा रहता है? कोई ऐसा नहीं कि वो नौकरी से आती है बेल्ट खोल के लहराते हुए अंदर आती है ना, और पिस्टल लेके डाइनिंग टेबल पर चढ़ जाती है कि तुम क्या कर रहे थे। ऐसा कोई माहौल नहीं होता है। सब आदमी सामान्य आदमी को, कई लोग होते हैं जो कि अपने काम को 24 घंटे को काम ऐसा है उसमें रात को 12 बजे भी फिर बुलाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आदमी मैनेज करता है। मैं लेखक हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो पुलिस में है, वो अपना काम कर रही है। इसका असर आप चाहें तो उसका असर आ सकता है जीवन पर कि आप हर बात में बोल सकते हैं मुझे लोड है। मैं भी बोल सकता हूँ मुझे मेरा प्रोग्राम है, मैं लिख रहा हूँ, मेरे पात्र खो गए तुम्हारा बेल्ट देख के, मुझे मेरे कहाँ गए मेरा कैरेक्टर, है ना। तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी सेंसेबल हैं तो ये सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, इसका कोई ये नहीं है। मैडम, आपके पेशे को कितना पसंद और एंजॉय करती हैं? नहीं, हम लोग दोनों एक दूसरे से अपने धंधे के बारे में, वो नौकरी के बारे में और मैं अपने लेखन के बारे में, धंधा सब सोशल मीडिया पर बड़ा बुरा माना जाएगा, बाकी करता सब यही है, लेकिन फिर भी बुरा माना जाएगा तो मैं उसको सुधार लेता हूँ कि हम लोग अपने अपने पेशे के बारे में डिस्कशन नहीं करते। वो मुझे लेखन में सलाह नहीं दे पाती हैं, मैं उनके पुलिसिंग में कोई सलाह नहीं देता हूँ, तो कोई झगड़ा नहीं। हाँ, दूसरा है कि वो मेरे गीत सुनती हैं, अप्रिसिएट करती हैं, मेरा लेखन अप्रिसिएट करती है, तो वो तो पत्नी होने के नाते भी करना होगा। वो तो मैं रेल डकैती भी करते तो करती, यार तुम अमेरिका जाकर रेल लूटा करो, प्रोत्साहित करती। पुलिस होने के बावजूद भी करती, अगर पति ऐसा दुर्भाग्य से निकल जाता तो जो अब मैं भी पुलिसिंग में जो है उनको मोटिवेट करता हूँ कि अरे हो जाएगा, तनाव ना लो, हिम्मत से काम लो, यही तुम्हारा काम है, तुम इस योग्य हो इसलिए तुमको चुना गया है। यही सब हम लोग भी लफाजी से मोटिवेट, जो बोले आपको मोटिवेट हम भी करते हैं, वो भी हमको प्रोत्साहित करती है, तो अच्छा है। सर, अभिषेक नाम है मेरा। हाँ, बॉस। और सर 2 सवाल है मेरे, ज़्यादा नहीं है। 2008 में आप दिल्ली गए तैयारी करने के लिए, साथ में आपने बताया था मुझे, और उसके बाद एक सीसाइड का आपने आंदोलन किया। उसका सर एक आंदोलन अगर और सही है, मैंने कहा गमछा आंदोलन। हाँ। थोड़ा सा अगर उसके बारे में कुछ आप बता पाएँ सर। अरे वो गमछा आंदोलन नहीं था, वो एक, मैं दिल्ली के होटल में एक गया, मैं माथे पे गमछा बांधा हुआ था, हमको होटल का मैनेजर बोला इसको उतार के तब अंदर जाओ। तो वही मैं जो होता है हर विद्यार्थी का कुर्ता उर्ता समेट के थोड़ा झगड़ा करना किया। मैं अंदर गया, फिर मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने यही किया कि थोड़ा वही टेबल वेबल पर चढ़ के हम भी लहराए थोड़ा गमछा उमछा, और बोले कि देखो बाबू, ये चूँकि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ नहीं जो तुम माफ़ी मांग के मेरे ईगो को संतुष्ट कर दोगे, मैं हूँ मामूली आदमी, तो कंधा तुमने गलत चुना। यहाँ रोज़ मामूली आदमी आएगा ऐसा गमछा लेके, तुम रोज़ उसको हड़काओगे, तो इसको हम इसका थोड़ा हिसाब पत्तर करेंगे। फिर हम बाहर आए और सोशल मीडिया में डाले, फिर मीडिया आ गई, सुबह वो चीज़ छा गया बिल्कुल। उसके बाद विद्यार्थी वहाँ जाने लगा गमछा लेके, कई नेता पहुँच गए गमछा लेके, 48 घंटा पगलाया हुआ रहा होटल वाला, हमको फिर फ़ोन उन करने लगा। 1-2 बार वो फिर आरोप लगाया कि ये मुंह बांध के आ रहे थे, अगर ये आतंकवादी होते तो फिर हमने कहा CCTV कैमरा चलवाओ यार देख लो, तो वहाँ उसकी झूठ पकड़ा गया उसका। फिर उसने माफ़ी उफ़ी मांगा, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ ये गमछा, और फिर माफ़ी मांगा। उसने फिर क्या किया कि अपने वेटर को गमछा उसके ड्रेस में शामिल किया कि पूरे महीने गमछा डाल के सर्व करेगा। ये पूरी कहानी थी। उसके बाद मेंस XP एक पत्रिका है, उसने 2019 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रणवीर सिंह के साथ मुझे भी फैशन ऑफ द ईयर घोषित किया था उसने गमछा को लेके। और आज आप गमछा को देख रहे हैं कि बिना गमछा लिए आप बुद्धिजीवी नहीं कहलाते हैं। पूरा पत्रकारिता देख लीजिए, कहीं भी और देख लीजिए, सब जो गमछा डाला वही बुद्धिजीवी है। तो ये गमछा का तासीर है। जिस गमछा को लहड़ा का प्रतीक मान रहा था लोग, आज के दिन में वो गमछा बुद्धिजीविता का प्रतीक है। अब एक आदमी गमछाधारी और क्या कर सकता है? मतलब सर आप उसके बाद से सर फिर आप में गमछा मतलब हर हम जगह तो खैर देखा गमछा गया रखते हैं तब से, लगातार गमछे में। जब से घर से निकले हैं, जब से धूप में निकले हैं, पसीना बहा है, तब से गमछा रखते हैं।
यहाँ एसी में तो नहीं रखे, यहाँ नहीं लग रहा पसीना, यहाँ थोड़ा अच्छा आराम सर, है। एक छोटा सा आखिरी सवाल है। वो ये कहता है कि सर कोई एक संघ, जब आप तैयारी कर रहे थे उन 10 सालों तक लोग आपने तैयारी की, तो उस दौरान कोई ऐसा यादगार मोमेंट जो संघर्ष भरा रहा हो और ऐसा मतलब आपको वो हुआ कि मैं उतनी दूर से तैयारी करने मैंने आया? पूरी याद को किताब डार्क हॉर्स में लिख दिया, इसीलिए तो हमने 160 पेज लिख दिए। उस सब जो उसमें दर्ज है सब मेरा याद ही तो है। फिर भी अगर कुछ बताना चाहिए स्पेसिफिक हमारे ऑडियंस को, देखने वाले हैं अपने कुछ चाहे नहीं दर्शकों कि को। यही कि नहीं हो पाया यही याद रह जाता है। यूपीएससी नहीं हो पाया, और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतनी यादें हैं, मैंने किताब ही लिख दी है। मैंने एक और कहानी लिखी है उस पर, वो ऑडिबल पे आएगा। सर किताब तो लोग पढ़ ही लेंगे, लोग अभी देखना चाहते हैं आपको, कुछ भी थोड़ा सा। कुछ नहीं, वो आंदोलन ही मुझे याद है अच्छा। जिसके लिए लड़ा। हाँ, वो ही मेरे लिए सबसे यादगार है। ठीक, धरने थैंक यू पर बैठना, अनशन पर बैठना। बिल्कुल, थैंक यू सर। जी सर, मेरा नाम अनंत है और सवाल सर वही दो ही रहेंगे, शॉर्ट में बोल देता हूँ। आपने हिंदी के बारे में बताया कि हिंदी के बच्चों का जो है सिलेक्शन कम हो रहा है, अंग्रेज़ी वालों का ज़्यादा जो है हो रहा है। तो अभी भी अगर हम प्रैक्टिकली देखें बाहर जाएं तो अंग्रेज़ी जो जानते हैं, अंग्रेज़ी को एक नेसेसिटी बना दिया है कि ये ज़रूरी है, और हिंदी वालों को जो है अभी भी, अब तो जाके थोड़ा वैल्यू मिलने लगी, लेकिन अभी भी मैक्सिमम जगह पे कम वैल्यू दी जाती है जो हिंदी वाले हैं। तो इसके पीछे आप क्या रीज़न समझते हैं कि इतनी प्रयासों के बाद भी, हिंदी को बढ़ाने के इतने प्रयासों के बाद भी अंग्रेज़ी को उससे ऊपर ही रखा जा रहा है? देखिए, इसको आपको बहुत सारे उत्तर इसके मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे और कहते भी हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जिस पर लंबा लंबा उत्तर लोग देते हैं। कोई भी भाषा प्रतिष्ठा पाती है पेट चलाने से। अंग्रेजी आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर सपना में आपको हड़काता है रिवॉल्वर लेके। आप इसलिए अंग्रेजी पढ़ते हैं क्योंकि उसमें पैसा है। आप अभी अंग्रेजी जानेंगे तो कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाएगी। आपसे डिग्री नहीं पूछा जाएगा मैट्रिक भी पास है या नहीं है। बस हिंदी को जिस दिन नौकरी देने वाली भाषा बना दीजिएगा, अंग्रेजी के ऊपर खड़ी हो जाएगी। भोजपुरी हिंदी से ज़्यादा ताकत से साथ घूमती है। का है, भोजपुरी गाना 200 मिलियन चले जाता है, तो भोजपुरी कलाकार का देश में पॉपुलरिटी है। भाषा पैसा के कंधा पर चलती है, उसके भरोसे हो ना हो, लेकिन चलती उसी से है। संस्कृत भगवान की भाषा थी, बोलने वाला को है देश में आदमी। पंडित जी बोलते हैं, जैसे हमारे परदादा बोलते थे। का है, जजमन का चलता था, उससे आजीविका चलती थी, तो याद रखे थे। हमारे पिता नौकरी करने लगे तो बोले भी नहीं हमारे दादा कि याद रखो मंत्र, है कि मंत्र काम का नहीं है, अब नौकरी करने लगे। तो वही बात है, भाषा को बोलिए नौकरी दे, हिंदी में सरकार को बोलिए। जिस दिन आप हिंदी में IAS टॉपर हो जाइएगा, कहाँ अंग्रेजी फिर किनारे पकड़ लेगा। लेकिन टॉपर तो मध्य प्रदेश का भी इंग्लिश मीडियम होगा, तो हिंदी मीडियम से हो तब ना। नौकरी मांगिए। कोई भी भाषा पेट से जुड़ी होती है, उसको सांस्कृतिक गौरव के नाम पर नहीं बचाया जा सकता। क्योंकि हमने देवताओं की भाषा जब नहीं बचा पाए संस्कृत, तब जो है कि तो संजय, दीपक, मंटू और चिंटू भाषा कैसे बचेगा। तो इसलिए भाषा को बचाना है, नौकरी मांगिए अपनी भाषा में। थैंक यू। सर, आपने शुरुआत टाइम में ही बात किया सोशल मीडिया का। कहीं ना कहीं आप बहुत खफा भी हैं सोशल मीडिया को लेकर, मुझे ऐसा नहीं लगता भाई, है। तो सोशल मीडिया नहीं होता तो हम लोग सर यहाँ जैसे होते ही सर नहीं बैठे हुए। ठीक सर, जैसे सर आने वाला जनरेशन, सर आने वाला जो जनरेशन है, जो अभी भी जो जनरेशन चल रहा है सोशल मीडिया की गिरफ्त में, और जैसे घर वाले भी बहुत परेशान रहते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा पूरा टाइम फ़ोन में लगा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है। तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? सही बोल रहे हैं, फ़ोन तो चिलम है ना, ये बिना धुआं वाला चिलम है। तकिया के पास रखा रहता है, इसमें पुड़िया आता रहता है गांजा का, टुन 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 टुन। आप खोलते हैं, नशा हो गया, खोले नशा हो गया, पता नहीं चलता घर वाला को, धुआं निकले तब पकड़ाए। तो ये नशा तो है, लेकिन यही है कि ये आज के युग की ज़रूरत भी है। तो इसका कितना उपयोग करें, ये तो अपने मानसिक नियंत्रण पे है। इसको कोई आदमी या कोई कानून बना के कैसे रोक सकता है? क्योंकि सर कहीं ना कहीं सर ये हमारे एजुकेशन को बहुत प्रभाव भी कर रहा है देते, ना, बहुत ज़्यादा कर रहा है। मैं जैसे तो कह रहा हूँ, ज़्यादा तेल खाने से जब पेट खराब हो जाता है उसको कौन रोकेगा? अपना नियंत्रण। वही बात इसके साथ भी है। सोशल मीडिया का सदुपयोग कैसे हो और सोशल मीडिया का कितना उपयोग आपके लिए ज़रूरी है और कौन सा गैर ज़रूरी है, ये है। दूसरा है, किताब पढ़िए। किताब पढ़ने से जो इन्फॉर्मेशन का बम्बार्डिंग हो रहा है, जो प्रमाणिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, उसको किताब से आप क्रॉस कीजिएगा। तो सर अभी जो जनरेशन है सर, अभी जितने भी यूथ हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किताब वो पढ़िए, किताब ही गुरु है।
गुरु पूर्णिमा मनाइए, गूगल पूर्णिमा नहीं। किताब का कोई विकल्प नहीं है, किताब का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। किताब पढ़िए, मतलब मेरा ना पढ़िए पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, संयोग से मैं लेखक हूँ ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ किताब ही आपको सोशल मीडिया से निकाल सकता है, क्योंकि किताब आपको ये बताएगा कि सोशल मीडिया जो कुछ भी बता रहा है सब कुछ सच नहीं बता रहा है। यही बात। थैंक यू सर। सर मेरा नाम शिवम है, और सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने डार्क हॉर्स जैसी एक शानदार किताब लिखी। दुनिया में लोग अपनी सफलता की कहानियाँ लिखते और बेचते हैं, आपने संघर्ष की कहानी लिखी। जब आप एक IAS एस्पिरेंट के तौर पर असफल हो गए तब आपके पास सिर्फ एक कहानी थी। उस समय क्या ऐसी चीज़ है जिसने आपको इंस्पायर किया कि ये कहानी लोगों के बीच में जानी चाहिए, और कैसे वो कहानी हम सबके बीच में आ गई? जब मैं IAS नहीं कर पाया तो मेरे पास एक ही विकल्प था, अब मुझको कुछ और बड़ा करना होगा। ये एक छूट गया मेरे हाथ से, अब और बड़ा चैलेंज आएगा, क्योंकि एक विकल्प था तब पीछे चला जाऊँ गांव, परचून का दुकान खोलूँ, अद्धा हिंदू पढ़ूँ वहाँ पर खोल के, कोई चीनी लेने आया तो उसको को बैठो अभी हिंदू पढ़ रहा हूँ, या उससे पूछने लगूँ नमक का रासायनिक सूत्र बताओ बेटा, मेरा दुकान बंद हो जाए, लड़का आए ना चीनी नमक लेने हमारे यहाँ। एक विकल्प ये था। दूसरा ये था गोल बदल लो और बड़ा कर लो। तो यही मोटिवेशन था कि हमने अपना 10 साल 8 साल 7 साल अगर याद दिया तो इसको बेकार तो नहीं करूँगा। वही बात जो तजुर्बे वाली कह रहे थे, तो वो कहीं तो लगाऊंगा, निवेश करूँगा ना। कब आपको ऐसा लगा कि ये कहानी जो है ये हिट कर जाएगी? 2013-14 में। हिट नहीं करेगी, ये कभी नहीं लगता किसी को। आपको हिट करती है जो सीने में, वो आप लिख देते हैं। सर आप कविताएं भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, तो काफ़ी देर से आप बैठे हैं, थक भी गए होंगे। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, पर मैं चाहूँगा कि कुछ 4 लाइनें या कोई एक छोटा सा गीत आप हमको प्लीज़ सुना दें सर। ऐसा सुना देते हैं जो अब ये सोशल मीडिया की बात ही अभी कर रहे थे, वहीं से सुनाता हूँ। रील इतना अभी हो चुका, रील बनाने एक दोहरा रील बनाने में सुना एक पंक्ति। अरे स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, अरे चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही अरे झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। सर आपको आपके जो गीत हैं और आपकी जो कहानियां हैं वो बहुत अंतराल के बाद हमारे बीच में आती हैं। मेरी माँ भी अक्सर आपके गीत सुनती हैं, तो मैं चाहूँगा लगातार आप ऐसे गीत हमारे बीच लेके आएं। अरे बिल्कुल, थैंक यू सर। प्रणाम भी कहिएगा, चरण स्पर्श मेरा, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, मेरा नाम विकास दुबे है। अभी थोड़ी देर पहले आप जैसे बता रहे थे कि भोजपुरी भाषा पे बात चल रही थी, तो भोजपुरी जो गायक लोग होते हैं, कलाकार होते हैं, उनके गाने 200 मिलियन व्यूज़ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी उनमें क्या कमी आ रही है कि उनका मतलब एक जो लेवल है, बाकी सब जो ओरिजिनल सिंगर्स है जैसे हरियाणवी पंजाबी, जो उनका एक मेंटेन होता है, इन लोगों के लिए आप क्या उपदेश देना चाहेंगे? क्या लेवल मतलब इनका मार्केट में या फिर सोसाइटी में इनका थोड़ा सा इनको उस टाइप से इज्जत और ये सब क्यों नहीं मिल पाती है? भोजपुरी का 3 आदमी सांसद है लोकसभा में, एक को फिर टिकट दिया गया, सब कोई जीत कर पहुंच जाए तो लोकसभा महुआ चैनल हो जाएगा। आप कह रहे हैं इज्जत? जैसे सर जिस देश के संसद में आप जिसको स्थान दे रहे हैं, आप इससे बड़ा इज्जत क्या दीजिएगा? आप उसको पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बना रहे हैं, आप इससे बड़ा इज्जत क्या दीजिएगा? लाखों लोग जिसके दीवाने, कहता है जा खाली नचवावा ना, खाली रिमोट से लहंगा होगा ना उठावा, देश का पर्दा उठा दा, जा लोकसभा भेज रहे हैं, आप इज्जत कैसे नहीं दे रहे हैं? पूरा इज्जत है, फुल इज्जत। सर कहने का मतलब ये है कि जैसे हम भी बिहार से हैं, बाकी बहुत सारे भी लोग बिहार से जो होते हैं शहर में रहते हैं, अपने आप को बिहारी कहने में, या फिर अगर कोई पूछता है कि आप कहाँ से हैं तो बिहार बताने में शर्माते हैं, या फिर बिहारी गाने जो ये सब भोजपुरी गाने होते हैं। नहीं, भोजपुरी गाने के लिए तो आप बहुत खुश रहिए। अभी अंबानी जी एशिया के सबसे अमीर आदमी की शादी में भी भोजपुरी गाना बज रहा था, कमरिया करे लपालप, पंजाब के गाँव में भी बज रहा है। एकदम
खुश रहिए। बहुत उत्सव धर्मी गीत हैं हर उत्सव में बजते हैं, हम लोग एंजॉय करिए, उसमें कोई दूसरा बात है बिहारी कहने पर शर्म की बात, ये सब 20-30 वर्ष पहले की बात है। हम लोग को तो बिहारी होने के कारण बुलाया जाता है। अभी दिल्ली में भी अगर वो भी बेसमेंट में अगर वो आंदोलन चल रहा है तो वहाँ भी किसी को इसलिए भी बुलाया, खोज रहा होगा कोई वो बिहारी आ जाए तो गमछा वमछा लहराए है, थोड़ा आंदोलन को और हवा मिले और खड़ा हो। मुझे बिहारी होने मतलब मेरा कतई कभी अनुभव नहीं रहा है जहाँ मुझे बिहारी बोल के धकेल दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये एक स्टीरियोटाइप बात हो गई है, ये 10-20 साल पहले की बात थी। मुझे नहीं लगता है कि बिहार को लेके ऐसी बातें, और कहीं हैं तो उतना बात तो मेरे गांव में बंगाली को लेके भी है, मराठी को लेके भी है। अब वो तो हमारे गांव में पंजाबी को चल जाएगा तो आधा आदमी दूल्हा छोड़ के पंजाबी देखने चल जाएगा, सरदार कैसन होला लेके चल जाएगा गोपालगंज तो लोग पगड़ी देखेगा, अहो एकरा वो नचबैया भांगड़ो करेला, ये भी बोल सकता है। तो ये तो हर आदमी का कौतूहल तो हर आदमी को लेके है, थोड़ा बिहारी को लेके भी होता है, यही बात है। लेकिन मुझे कहीं भेदभाव या कमतर, भेदभाव कोई कर सकता हो लेकिन कमतर नहीं समझ सकता मैं, मतलब महसूस नहीं हुआ, कभी महसूस नहीं हुआ। अब आखिरी कुछ समय में ये एक सवाल है कि जैसे आपने बताया ना कि वो अंबानी जी के यहाँ शादी में अभी कमरिया करेला पल्लव, हाँ बजा। आपका अपने स्टूडेंट लाइफ में दोस्तों के साथ में कभी माहौल अगर दोस्तों के साथ में बैठ के बन रहा है तो क्या क्या रहता, क्या था, कैसे संगत रहती थी? यही हम हारमोनियम बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं। तो वो बजाते थे हारमोनियम, इसीलिए हारमोनियम वही बजा रहे हैं, नहीं हुआ रिजल्ट। हारमोनियम में लपा कैसे बजाते हैं? नहीं वैसे बजता है भोजपुरी गाना, तो हम तो लोकगीत गाते सुनने वाले आदमी हैं। भोजपुरी मेरी भाषा है, मेरी भाषा है भोजपुरी, अंगिका, ये दोनों भाषा मैं बोलता हूँ, और मैथिली और खोरठा, ये 4 भाषाएं तो मैं मतलब रोजाना बोलता हूँ, रोजाना। मतलब खोरठा वाले दोस्त से खोरठा में, मैथिली वाले से मैथिली में, अंगिका और भोजपुरी, यही 4 दोस्त हैं जो बचपन का मेरा जीवन है, इन्हीं 4 भाषाओं का है, तो वो तो मैं बोलता हूँ। तो ये सब लोक भाषाओं का अपना रस है, उसका आनंद है। और दुनिया भर की लोक भाषाओं को सुनता हूँ, भारतीय भाषाओं, छत्तीसगढ़ी गाना सुनना, बांग्ला फोक सुनना, असमिया फोक सुनना, सब तो पूरा सुनना। फेवरेट क्या, पसंद क्या आता है आपको? नहीं, मैं फोक किसी भी भाषा का बहुत रिझाता है, बहुत आनंद मिलता है। अगर नीलोत्पल जी को खुद को एंटरटेन करना है तो किसे देखना और सुनना पसंद करते हैं? बहुत सारे विकल्प हैं, मतलब कि बहुत सारे विकल्प हैं। आप मतलब गीत सुनना, गाना सुनना, हाँ ज़्यादा तो गीत गाना सुनना, फोक सुनना, कविता सुनना, कवि सम्मेलन सुनना यूट्यूब पर, यही सब। किसे आप पसंद करते हैं? कोई ऐसा जो आइडियल रहा हो? आइडियल अपने दौर में आइडियल ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन हम लोग बतौर लेखक हम प्रेमचंद और रेणु हमारे आदर्श हैं, तो वहाँ से, और बतौर कवि जो है वो हमें जो है कि नागार्जुन हैं, धूमिल हैं, सुदामा पांडे धूमिल, उसके अलावा गोंडवी हैं, तो अदम गोंडवी साहब, तो इन लोगों को पढ़ना, ऐसी कोई दिनकर जी को पढ़ना और सुनना, दिनकर का गद्य भी पढ़ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो सब चीज़ों को अगर आप पढ़ते हैं, उसको अगर आप कुछ लाइन दिनकर जी के यहाँ से आप बहुत लॉन्ग स्ट्रेच करके दिनकर जी को आप नहीं, पहले भी आप बता रहे थे कि आप उनसे बहुत इंस्पायर्ड रहे हैं आप। नहीं, अरे मैंने दिनकर जी से इंस्पायर्ड होकर जो एक कविता लिखी है वो 4 लाइन में सुना देता हूँ। है कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो, सब लिखते हैं गहरा समंदर, तुम डूबे को तिनका लिखो। है कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। तो ये दिनकर की धरती से यही मट्टी मिलती है कि अपने समय की चिंता नहीं करो। आखिरी सवाल, नीलोत्पल जी को अगर नेता बनने का मौका मिले और नेतृत्व करने का मौका मिले तो कोई पॉलिटिकल पार्टी रहेगी या खुद से ही निर्दलीय चुनाव? पहले मौका दिलवाइए, फिर देखा जाएगा। राजनीति में सब बात बताया भी तो नहीं जाता है, राजनीति का पहला लक्षण तो यही है कि ये सब बताया भी नहीं जाता है। तो मौका लगेगा, फिर मौका पर देखा जाएगा। चौका मारेंगे? नहीं, चौका नहीं, देखा जाएगा। ये थे हमारे साथ नीलोत्पल मृणाल जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी सारी बातों को रखा, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो या यूपीएससी में फ़ेल होना, या कोचिंग में कितना पैसा खर्च करें, या फिर आरक्षण का मुद्दा हो,
बहुत ही ज़रूरी मुद्दा। और साथ ही इन्होंने हर चीज़ को अपने बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं, वो इन्होंने इस इंटरव्यू में भरपूर किया। पूरा वीडियो देखिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए विस्तार न्यूज़, विस्तार डिजिटल। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कौन से ऐसे गेस्ट को हम अपने चैनल पे लेकर के आए, कमेंट सेक्शन पे लिख करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।